बच्चों नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? कैसे हो बाबू? बढ़िया हैं। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आप सभी एकदम बढ़िया हैं, तगड़े हैं, एकदम मस्त हैं, जबरदस्त हैं। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। नर जनन तंत्र की हम लोग बात कर चुके थे। आगे हम पढ़ने वाले हैं अब मादा जनन तंत्र यानी गाइनोशियम की हम बात करने वाले हैं। जायांग की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं। उमंग हम पढ़ चुके, अब हमें क्या पढ़ना है? जायांग। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जायांग। जायांग पढ़ने से पहले बेटा एक क्वेश्चन मैं फटाफट आपसे पूछने वाला हूं, जल्दी से मुझे बताइएगा। पहला प्रश्न, यह सिंपल सा प्रश्न, परागकण है यस। आंसर बताएंगे बेटा जल्दी से इसका। परागकण कौन है? इसमें पोल भेजने की जरूरत है। चलो पोल के माध्यम से मुझे ये पता लग जाएगा कि कौन क्या विचार रख रहा है। बस हमको पता था, जो एज्यूम कर रहा था वही आंसर मिला मुझे। और जिनका करेक्ट आंसर होएगा फिर वो इनकरेक्ट देखेंगे, उनको भी आइडिया लग जाएगा मैक्सिमम बच्चों ने क्या आंसर लगाया है। एक बार पोल खत्म हो जाने दीजिए, सभी बच्चों को एक बार आंसर करने दीजिए। कर लिया सभी ने आंसर? ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने आंसर कर लिया। चलिए जी, एक बार जरा आंसर देखिएगा, अपने साथियों का आंसर देखिए। परागकण कौन है? मैक्सिमम बच्चों ने आंसर लगाया है ये, जो है भी सही है ये आंसर। लेकिन जैसे मुझे उम्मीद थी कि कई बच्चे ऐसे हैं जो इसका आंसर ये लगाएंगे, नर युग्मक, क्योंकि 10वीं कक्षा के बाद आगे बढ़े ही नहीं है, 11वीं कक्षा या 12वीं कक्षा में पढ़ाई करी ही नहीं है, समझने की कोशिश ही नहीं करी, और कल जब समझाया था तो भी नहीं पढ़ा। क्या परागकण एक नर युग्मक था? याद करिए, कल आपने परागकण की संरचना देखी थी, उसकी स्ट्रक्चर देखी थी। स्ट्रक्चर देखने के बाद बेटा आप मुझे बताइए, कल आपने परागकण की स्ट्रक्चर देखी थी और उस स्ट्रक्चर में मुझे बताइए, क्या परागकण एक नर युग्मक था? या परागकण के अंदर दो जनन कोशिका जो थी उनको आपने नर युग्मक बोला था? सोचिए, दिमाग लगाइए, याद करिए। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, याद करिएगा, कौन? जो परागकण जो था, उस परागकण में याद करिए, कल हमने पढ़ा था परागकण जो था उसके अंदर 3 कोशिका थी, या तो 2 थी या 3 थी। वो 2 कोशिका अवस्था भी आगे चलकर 3 कोशिका अवस्था में बदल जाती है, जिसमें से 2 नर युग्मक होते हैं। जो 2 जनन कोशिका थी वही तो थी, जो 2 जनन कोशिका थी वही तो नर युग्मक थी। तो परागकण जो था, क्या वो नर युग्मक था? जिन बच्चों ने आंसर लगाया नर युग्मक, इट मींस ना तुम लेक्चर को ध्यान से ले रहे हो, ना तुम हमको सीरियसली ले रहे हो, ना तुम एनसीईआरटी को सीरियसली ले रहे हो, तुम पता नहीं किस चीज को सीरियसली ले रहे हो। लेकिन अगर तुम ये आंसर लगा रहे हो तो तुम सीरियसली अध्ययन नहीं कर रहे हो दोस्त, बिल्कुल भी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? नर युग्मकोद्भव होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, प्लांट्स के अंदर एक पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी आती है। जैसे हमारे अंदर एक पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी आती है, ऐसे प्लांट्स में भी एक पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी आती है। लेकिन आप मुझे बताइए, मेरे पेरेंट्स से जब मैं बना या आपके पेरेंट्स से जब आप बने, तो क्या आप अपने पेरेंट्स के जैसे ही है? ह्यूमंस ही है ना, कोई अलग पीढ़ी तो नहीं आई, कोई अलग प्रकार की पीढ़ी की रचना तो नहीं हुई है। ह्यूमन से ह्यूमन ही पैदा हो रहे हैं ना, बंदर तो पैदा नहीं हो रहे, ये बंदर से बंदर ही पैदा हो रहे हैं, ह्यूमन तो पैदा नहीं हो रहे। पिछले साल एक बालक ने बोला, सर हमारे गांव में ह्यूमन ने एक कुत्ते को जन्म दिया। मैंने कहा वाह, मजा आया।
अरे ह्यूमन से ह्यूमन ही तो पैदा हो रहे हैं, ह्यूमन से ह्यूमन पैदा हो रहे हैं। हाँ सर। बंदर से बंदर पैदा हो रहे हैं। हाँ सर। लेकिन अब आप मुझे बताइए, प्लांट में एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में प्लांट से प्लांट पैदा हो रहा है। हाँ, प्लांट से प्लांट पैदा हो रहा है, लेकिन उनकी जो पीढ़ी जो होती है ना प्लांट्स में, पादपों में, किसमें? पादपों में, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी जो आती है वो डिफरेंट होती है। यानी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी जो आती है वो डिफरेंट होती है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी आएगी वो डिफरेंट, फिर इससे अगली आएगी वो डिफरेंट। कैसे? मतलब समझना कि मान लो अगर एक पीढ़ी को मैं इस तरीके से दर्शा रहा हूं तो अगली पीढ़ी को मैं संरचनात्मक रूप से इस तरीके से दर्शा रहा हूं, फिर अगली पीढ़ी जो आएगी फिर वो वापस से ऐसी आ गई, फिर अगली जो आएगी फिर वो वापस से। यानी एक तरीके से चक्रीय रूप से रूपांतरण हो रहा है, यहां से यहां, फिर यहां से यहां। अब ये जो थी ये 1 है, ये मान लो ए है, ये बी है, तो वापस से ए फिर बी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? एकांतरित रूप से पीढ़ियों का रिपीटेशन हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। याद रखना, भूल मत जाना, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। याद रखना। और प्लांट्स के अंदर जो 2 पीढ़ियां आती हैं, इनमें से एक पीढ़ी का नाम होता है बीजाणुद्भिद। वर्ड पर फोकस करेंगे। एक पीढ़ी का नाम है बीजाणुद्भव और एक का नाम है युग्मकोद्भव। एक पीढ़ी का नाम है बीजाणुद्भव और एक पीढ़ी का नाम है युग्मकोद्भव। यानी बीजाणुद्भव से क्या बनती है? युग्मकोद्भव, और युग्मकोद्भव से वापस से क्या बनेगी? बीजाणुद्भव बनती है या बीजाणुद्भिद बनती है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पोरोफाइट, इसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। तो याद रखना, प्लांट्स के अंदर क्या पाया जाता है? सर, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। प्लांट्स के अंदर क्या पाया जाता है? सर, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, और इसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर में जिसका नाम है क्या? वनस्पति जगत। वहां पर ये आएगा। सर क्वेश्चन करा दीजिए, पढ़ाऊं ना? है भैया, क्वेश्चन करा दीजिए। ना पढ़ाऊं मैं? हाँ जी। तो बीजाणुद्भव के बाद कौन आता है? युग्मकोद्भव। युग्मकोद्भव के बाद फिर बीजाणुद्भव, फिर वापस से युग्मकोद्भव। इस तरीके से क्या चलता रहता है? पीढ़ी एकांतरण चलता रहता है। रिपीटेटिव या जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। ठीक है जी। अब जरा वर्ड पर फोकस करना। मैं आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछने वाला हूं, आप मुझे आंसर देंगे। बीजाणुद्भव जो होता है उनका शरीर डिप्लॉयड होता है और युग्मकोद्भव जो होता है उनका शरीर हैप्लॉयड होता है। जरा जल्दी से मुझे बताइए, यहां से यहां करने के लिए कोई विभाजन हो रहा होगा, कौन सा हो रहा होगा? माइटोसिस या मियोसिस? समसूत्री या अर्धसूत्री? नाम से पता लग रहा है आप द्विगुणित से अगुणित अगर लेकर आ रहे हो तो डेफिनेटली आप क्या कर रहे होंगे? सर, यहां पर अर्धसूत्री विभाजन कर रहे होंगे। चले, अब आप मुझे बताइए, इस पीढ़ी का नाम क्या है? सर, युग्मकोद्भिद। यानी ये पीढ़ी क्या बनाएगी? युग्मक बनाएगी। ये पीढ़ी आगे चलकर क्या बनाएगी बेटा? युग्मक बनाएगी। युग्मक कैसे होते हैं? सर, हैप्लॉइड होते हैं। युग्मक कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। आप मुझे बताइएगा, ये पीढ़ी आगे चलकर अगर युग्मक बना रही है और वो युग्मक अगर फ्यूज्ड हो रहे हैं, उनका निषेचन हो रहा है, तो निषेचन के परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित संरचना बनेगी। हाँ, और फिर वो द्विगुणित संरचना जो होगी आगे चलकर क्या इस पीढ़ी का फिर से निर्माण करेगी? सोचिए, दिमाग लगाइए। क्या इस पीढ़ी का निर्माण कैसे होएगा? सर, युग्मकों के संलयन से जायगोट बनेगा और फिर वो जायगोट आगे चलकर क्या बनाएगा? बीजाणुद्भव बनाएगा। क्या आपको मीनिंग समझ में आ रहा है? और अगर मीनिंग समझ में आ रहा है तो जरा सोचिए, इसका नाम क्या है? सर, परागकण जो है, परागकण जो है, पोलन ग्रेन्स जो है, वो नर युग्मक नहीं है। पोलन ग्रेन्स नर युग्मक बनाया था। परागकण जो था वो नर युग्मक बनाया था, और परागकण अगर नर युग्मक बनाया था तो ये पीढ़ी जो थी, परागकण कौन है?
सर पीढ़ी एकांतरण के फलस्वरूप बनी है, ये पीढ़ी है परागकण। परागकण के नाम में जरा सोचिए, परागकण को आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नर युग्मकोद्भव या नर युग्मकोद्भिद, यानी परागकण एक युग्मकोद्भव या युग्मकोद्भिद पीढ़ी है। और अगर ये पीढ़ी है तो क्या बना रही है सर? युग्मक बना रही है, यानी परागकण के अंदर क्या बना है? नर युग्मक बना है। हाँ जी, तो सर फिर वो n कैसे होंगे 2n क्यों n? रोहित प्रताप सिंह, क्या कहना चाह रहे हो आप? ये 2n कैसे बनेगा? बीजाणुद्भिद या बीजाणुद्भव? मेरे भाई युग्मकोद्भव कैसा है? अगुणित है। उसने युग्मक बनाए तो कौन सा विभाजन हुआ होगा? समसूत्री। गुणसूत्रों की संख्या समान है। युग्मक जब फ्यूज्ड हुए होंगे, एक युग्मक ये रहा, एक और युग्मक ये रहा, युग्मक युग्मक फ्यूज्ड होंगे तो क्या बनेगा सर? निषेचन से सर निषेचन होएगा। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा सर? एक द्विगुणित संरचना, जिसको हम क्या बोलेंगे? युग्मनज। ये युग्मनज आगे चलकर भ्रूण बनाएगा और फिर वो आगे चलकर किसका निर्माण करेगा? बीजाणुद्भिद का निर्माण करेगा। ठीक है जी, क्लियर है? समझ में आ गया? अब कोई भी बच्चा मुझे बताएगा इस पीढ़ी एकांतरण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इस पीढ़ी एकांतरण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस, मेटाजेनेसिस या मेटाक्रोसिस? 3 वर्ड हैं आपके पास में, 3 वर्ड है इंग्लिश के। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। मेटास्टेसिस, मेटाजेनेसिस और मेटाक्रोसिस, ये 3 वर्ड हैं। आप इन 3 वर्ड में से कौन सा वर्ड जानते हो? कोई सा शब्द जानते हो? 1 2 3। हाँ जी, क्या बोलेंगे सर? पीढ़ी एकांतरण को बोला जाता है मेटाजेनेसिस। मेटाक्रोसिस या मेटास्टेसिस नहीं बोला जाता। क्या बोला जाता है? मेटाजेनेसिस कहा जाता है। तो सर ये तो समझ में आ गया, मेटाजेनेसिस मींस पीढ़ी एकांतरण। जो किसमें पाया जाता है सर? ये पीढ़ी एकांतरण जो है ये पाया जा रहा है प्लांट्स में, मिल रहा है। मैंने कहा ठीक है। क्या एनिमल्स में भी मिलता है? हाँ, एनिमल्स में हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आपके सिलेंट्रेट्स में आएगा। जो ड्रॉपर्स होंगे उनको याद आ रहा होगा, ऑरेलिया एक एग्जाम्पल था पॉलिप और मेड्यूसा का, है ना? चल कोई बात नहीं, जब आएगा तब वहां पर बात करेंगे। अभी ये 2 वर्ड और बात, ये तो समझ में आ गया ना पीढ़ी एकांतरण क्या होता है? पीढ़ी एकांतरण, एक के बाद अगली पीढ़ी, फिर वही वाली पीढ़ी से अगली पीढ़ी, वही पुरानी वाली दोहराई जाएगी, यानी रूपांतरण हो रहा है। एक के बाद एक चेंज आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। नाउ मेटास्टेसिस क्या होता है? तो जब हम कैंसर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कैंसर की बात करेंगे। तो कैंसर का लक्षण होता है क्या? कि कैंसर के अंदर आबुर्द बनते, ट्यूमर बनते, और वो ट्यूमर शरीर में जब फैलता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो मेटास्टेसिस कैंसर का लक्षण होता है जिसमें आबुर्द जो होता है वो क्या होता है? शरीर में फैलता है। कौन सा? दुर्दम आबुर्द। ये लिखते जाइएगा, कहीं पर भी लिखते जाइएगा, दुर्दम आबुर्द का शरीर में फैलना। ये भी आएगा जब चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां पर पढ़ेंगे, है ना? लास्ट मेटाक्रोसिस क्या होता है? तो मेटाक्रोसिस होता है रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन की जो क्षमता जो होती है उसे हम बोलते हैं मेटाक्रोसिस। जैसे आपने सुना होगा कई जीव होते हैं, जैसे मेंढक होते हैं, या आपने कैमेलियन नाम सुना होगा, गिरगिट नाम सुना होगा, जिनमें रंग परिवर्तन की क्षमता होती है। तो ये रंग परिवर्तन की क्षमता को हम मेटाक्रोसिस बोलते हैं। एक और वर्ड होता है म्यूटेशन, वो बताने की जरूरत नहीं है। म्यूटेशन का मतलब होता है अचानक से परिवर्तन, उत्परिवर्तन। इसको हम नहीं लिख रहे क्योंकि ये MU है। यहाँ पर तीनों वर्ड में मेटा 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 आ रहा था, एक में स्टेसिस, एक में जेनेसिस, एक में क्रोसिस। तो ये वर्ड कंफ्यूज कर देते हैं, मैंने आपको बता दिया, ये चीज याद रखना। हाँ जी, तो पीढ़ी एकांतरण किसमें पाया जाता है बेटा? पादपों में पाया जाता है, सभी पादपों में पाया जाता है। थैलोफाइट से लेकर एंजियोस्पर्म सभी में पाया जाता है क्या? पीढ़ी एकांतरण। सर आबुर्द क्या होता है बेटा? जब हम आएगा ना कैंसर जब पढ़ेंगे तब वहां पर बताऊंगा आबुर्द क्या होता है। वैसे आबुर्द को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूमर। कुछ ऐसी कोशिकाएं जो अनरेगुलेटेड तरीके से
अनियंत्रण रूप से, जिनका नियंत्रण खो जाता है, वो अपनी संख्या को बढ़ाने लग जाती है और एक समूह बना लेती है ऐसी कोशिकाओं का जो अपनी संख्या बढ़ाती जा रही है बिना किसी कंट्रोल के। ऐसी कोशिकाओं के गुच्छे को हम ट्यूमर बोलते हैं, आबुर्द बोलते हैं। ये आएगा। ठीक है जी, चले आगे, बढ़े आगे। हाँ जी, बढ़े आगे। सर पीढ़ी एकांतरण सिलेबस में है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। इनडायरेक्टली पहले की जो एनसीईआरटी थी उसमें वनस्पति जगत में लास्ट में दिया होता, अभी वो हटा दिया, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगे ये शब्द, युग्मकोद्भिद और बीजाणु। ठीक है, आइए। सो ये एक सिंपल सा प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भूल मत जाना, परागकण जो होते हैं वो एक बॉडी है, वो एक अगली पीढ़ी है। परागकण अगली पीढ़ी है, कौन सी? युग्मकोद्भिद पीढ़ी है। कौन सी? नर युग्मकोद्भिद। आइए बेटा, स्टार्ट करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? मादा जनन तंत्र की बात करने वाले हैं, गाइनोशियम की बात करने वाले हैं, जायांग की बात करने वाले हैं। बहुत सीधा सा प्रश्न है मेरे भाई, ये जो जायांग जो होता है वो किससे बना होता है? स्त्री केसर से बना होता है। स्त्री केसर का दूसरा नाम क्या होता है? अंडप होता है। स्त्री केसर किससे बना होता है? 3 संरचनाओं से बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें मादा प्रजनन तंत्र की, तो मादा प्रजनन तंत्र का दूसरा नाम क्या है? जायांग है। ठीक है, गाइनोशियम जिसको हम जायांग बोलते हैं। ये जायांग जो होते हैं ये किससे बने होते हैं? स्त्री केसर से बने होते हैं, या अंडप जिसको हम बोल देते हैं। ये जायांग जो होते हैं किससे बने होते हैं? सर ये जायांग जो होता है ये किससे बना होता है? सर ये स्त्री केसर से बना होता है, अंडप से बना होता है। अंडप किस 3 भागों से मिलकर बने होते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। अब बात आ रही है सर ये जो जायांग जो होते हैं, ये जायांग एक अंडप से बने होते हैं कि कई सारे अंडप से बने होते हैं? ये जायांग एक अंडप से भी बना हो सकता है, मीन्स कुछ इस तरीके से, एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका है, एक अंडाशय है। क्या बहुत सारे से भी बना हो सकता है? हाँ जी, ये कंडीशन क्या कहलाएगी? सर बहुअंडपी कहलाएगी। नाउ अंडप कौन है बेटा? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय मिलकर क्या कहला रहा है? स्त्री केसर या अंडप। भूल मत जाना, इसी को हम स्त्री केसर या अंडप बोल रहे हैं। कितने अंडप दिखाई दे रहे? एक, तो एक अंडपी। कितने दिखाई दे रहे? बहुत सारे, तो बहुअंडपी। सिंपल सी बात है। ज्यादातर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एक अंडपी होते हैं, लेकिन बहुअंडपी जो होते हैं फिर ये वापस से 2 प्रकार के होते हैं। क्या? एक अंडपी का मतलब क्या है? एक क्या मिलेगा? एकल क्या मिलेगा? सर कार्पल, कार्पल, चाहे कार्पल बोल दो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्पल या पिस्टल बोला था, अगर आपको याद आ रहा हो। कार्पल को हमने क्या बोला था? सर स्त्री केसर बोला था, सॉरी, कार्पल को हमने क्या बोला था? अंडप बोला था। कार्पल को हमने क्या नाम दिया था? हम कार्पल को अंडप कहते हैं। और पिस्टल को हमने क्या बोला था? स्त्री केसर कहा था। ठीक है, तो क्या मिल रहा है सर? एक अंडप मिल रहा है या एक स्त्री केसर मिल रहा है? अंडप को कार्पल बोला, यानी एक एकल अंडपी है, या यूनी या मोनो पिस्टिलेट है, एक पिस्टल पाई जा रही है। बहुअंडपी का मतलब कई सारे क्या पाए जाएंगे सर? कार्पल पाए जाएंगे। एक से अधिक क्या पाए जाएंगे? कार्पल या स्त्री केसर या अंडप या पिस्टल पाए जाएंगे। ये चारों शब्द एक ही चीज है, बस ये 2 वर्ड इंग्लिश में, ये 2 वर्ड हिंदी में। ठीक है जी। अब ये जो बहुअंडपी परिस्थिति है ये भी वापस से 2 प्रकार की होती है। कौन सी? ये जो बहुअंडपी परिस्थिति है ये वापस से 2 प्रकार की होती है। सर कौन से 2 प्रकार है? एक होती है युक्तांडपी एपोकार्पस, और एक होती है युक्तांडपी सिनकार्पस। इंग्लिश में बोलते हैं सिनकार्पस, हिंदी में बोलते हैं युक्तांडपी। इंग्लिश में बोलते हैं एपोकार्पस, हिंदी में बोलते हैं व्युक्तांडपी। जहां पर स्लाइड एंड होएगी मैं आपको बता दूंगा, लिख लेना। जैसे आपने हेडिंग डाल दी क्या? गाइनोशियम। गाइनोशियम जो है वो मादा जनन अंग है, यानी जायांग। जायांग में जस्ट इतना सा इस तरीके से चित्र बनाना है। एक अंडपी, एक अंडप होएगा। बहुअंडपी, बहुत सारे अंडप होंगे। खत्म, इतना सा लिखना था। नेक्स्ट फिर वापस से एक छोटा सा इस तरीके से मार्किंग करके बनाना कि बहुअंडपी जो होता है ये भी फिर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है युक्तांडपी और एक होता है व्युक्तांडपी। एक होता है युक्तांडपी और एक होता है व्युक्तांडपी। व्युक्तांडपी को हम एपोकार्पस बोलते हैं, युक्तांडपी को हम सिनकार्पस बोलते हैं। अब ये क्या है? बहुत सिंपल तरीके से, एक तो कंडीशन ये है,
फर्स्ट, सेकेंड। जरा ओपन करना एक बार, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, मैं ओपन कर रहा हूं, पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर मैं ओपन करूंगा चैट। ठीक है, ये चार कंडीशन देख लो और देखने के बाद मुझे ये बताना, यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है क्या, व्युक्त, और वर्ड लिखा हुआ है युक्त। युक्त का मतलब होता है जुड़ना, फ्यूज्ड होना, और व्युक्त का मतलब होता है अलग होना, है ना। बहुअंडपी का मतलब बहुत सारे अंडप। पहले तो देखो क्या ये चारों कंडीशन में बहुत सारे अंडप है? सर ये अंडप है, 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 यानी ये भी बहुअंडपी। बहुअंडपी क्या यहाँ पर बहुत सारे, हाँ ये भी अंडप है, अंडप है, अंडप है, यहाँ पर भी कई सारे हैं, यानी ये चारों कंडीशन बहुअंडपी है। हाँ, अब हमें पता लगाना है इन चार कंडीशन जो मैंने अभी बनाई है, इनमें से किस में अंडप फ्यूज्ड हो गए हैं। युक्तांडपी का मतलब ही क्या है? व्युक्तांडपी का मतलब क्या है? जहां पर कार्पल जो है यानी अंडप जो है मुक्त हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं व्युक्तांडपी, और जहां पर जुड़ जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? युक्तांडपी बोलते हैं। अब जरा कमेंट सेक्शन खोलिए और आप फटाफट सोच लीजिए 1 2 3 4 में से कौन सा युक्तांडपी है और कौन सा व्युक्तांडपी। आराम से सोचकर बताना मुझे। एक काम करो, ऐसे लिखो, युक्तांडपी कौन से हैं और व्युक्तांडपी कौन से हैं, बस इतना सा। हाँ जी, 25 से 50 माइक्रोमीटर पॉलन ग्रेन का, इतना तो खुद भी पड़ेगा ना मेरे भाई। देख लिया, समझ लिया, पक्का? चले आगे, पक्का देख लिया है? बताइए, कर लिया? चलिए जी, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे दिया है। ठीक है, अब एक बार जरा देख लेते हैं यहां पर। देखिए बेटा, यहां पर आपको कोई चीज फ्यूज्ड होती हुई दिखाई दे रही है? हाँ सर, यहां पर अंडाशय फ्यूज्ड हो रहा है। अंडाशय तो फ्यूज्ड हो रहा है, लेकिन क्या वर्तिकाग्र, वर्तिका मुक्त है कि फ्यूज्ड है? सर वर्तिकाग्र और वर्तिका ये तो फ्री है, मुक्त है। युक्त ये है, मुक्त ये है। ठीक है, इधर आते हैं। यहां पर वर्तिकाग्र, वर्तिका, क्या अंडाशय फ्यूज्ड हो गया? फ्यूज तो यहां पर हुआ है ना। अगर मैं इनके अंदर के मटेरियल को जोड़ दूं तो ये वाली कंडीशन आ गई। फ्यूजन तो यहां पर हुआ, यहां पर तो पास पास है, यहां पर तो ये वाली कंडीशन में तो क्या आ गए सर? पास पास आ गए हैं, जुड़े तो नहीं है, एक दूसरे के अंदर घुसे तो नहीं है, एक दूसरे से जुड़ तो नहीं गए। सोचो भाई, एक आपके घर की दीवार है और एक पड़ोसी के घर की दीवार है, दोनों के बीच में दीवार है ना, एक तरीके से दीवार है ना दोनों के बीच में, फ्यूजन तो नहीं हुआ है। तो यहां पर वर्तिकाग्र भी, वर्तिका भी और अंडाशय भी, ये तीनों के तीनों जो है ये मुक्त कंडीशन में है। अब आ जाते हैं यहां पर। सर यहां पर वर्तिकाग्र, हमने 3 अंडप थे, तीनों की वर्तिकाग्र को हमने जोड़ दिया है। इस कंडीशन में जो वर्तिकाग्र थी और वर्तिका जो है दिखाई दे रही है आपको, ये वर्तिकाग्र 3 थी, तीनों अंडपों की वर्तिकाग्र फ्यूज्ड हो गई है, वर्तिका फ्यूज्ड हो गई है, यानी ये तो क्या हो गई है सर? फ्यूज्ड हो गई है, जुड़ गई है। लेकिन अंडाशय फ्यूज्ड हुआ है क्या? अंडाशय फ्यूज्ड हुआ है? नहीं सर, यहां पर अंडाशय तो फ्यूज्ड नहीं हुआ है, अंडाशय तो अभी भी फ्री है, मुक्त है। और लास्ट ये वाला, यहां पर
तीनों चीज फ्यूज्ड हो गई है, यानी यहां पर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों चीजें यहां पर क्या हो गई हैं सर? फ्यूज्ड हो गई हैं। अब बात आ रही है सर, यहां पर जो शब्द जो लिखे हुए थे ना, युक्तांडपी और व्युक्तांडपी, जिसमें हमने बोला कि सर फ्री होंगे यहां पर और जुड़ जाएंगे यहां पर, कौन किस आधार पर ये वर्ड दिए गए हैं, तो वो चीज भूल मत जाना। युक्त और व्युक्त यहां पर जो शब्द आते हैं, युक्त और व्युक्त, ये जो शब्द यूज में लिए जाते हैं वो किस रेस्पेक्ट में होते हैं? अंडाशय, ना कि वर्तिकाग्र या वर्तिका के लिए लिए जाते हैं। वर्तिकाग्र या वर्तिका चाहे फ्यूज्ड हो चाहे फ्री हो, सानू कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। हाँ, अगर अंडाशय अगर अलग है, पर्टिकुलरली कौन मुक्त है कार्पल में? सर अंडाशय अगर मुक्त है, अंडाशय अगर फ्री है तो बोलेंगे व्युक्तांडपी, और अगर अंडाशय जो है अगर वो फ्यूज्ड है तो बोलेंगे युक्तांडपी। ये था एक छोटा सा कंसेप्ट जो आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। अब आप आसानी से बता सकते हैं, हमें मेन देखना है अंडाशय। हमें इस डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है? अंडाशय मुक्त है, अंडाशय जुड़ गया, अंडाशय मुक्त है, अंडाशय जुड़ गया, और जहां जुड़ गया, जहां पर फ्यूज्ड हो गया है, मान लो ग्रीन कलर से दिखा देता हूं, जहां पर फ्यूज्ड हो गया, जहां पर फ्यूज्ड हो गया, उन दोनों कंडीशन को बोलेंगे क्या? सिनकार्पस। यानी ये दो कंडीशन जो है ये युक्तांडपी की है, और ये दो कंडीशन जो है ये व्युक्तांडपी की है। अब आप बोलेंगे सर क्या ये चीज हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है का? है ना? क्या सर ये चीज हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है क्या? ऐसा है, लिखा है क्या? क्यों गौहर अली, लिखा है क्या ऐसा? नहीं लिखा, नहीं लिखा, लेकिन क्या डायग्राम में कहीं बताया हुआ है? क्या डायग्राम में ऐसी चीज कहीं दिखाई हुई है? डायग्राम में ऐसी कोई चीज दिखाई हुई है? डायग्राम में ऐसी कोई चीज दिखाई हुई है? दिखाई हुई है, हाँ, इसका डायग्राम दिखाया हुआ है। किसका? इसका। किसका दिखाया? स्पेसिफिकली ये कंडीशन भी नहीं, कौन सा? ये वाली कंडीशन का दिखाया हुआ। मैं आपको बताता हूं कौन सा, ये वाली कंडीशन। जहां पर वर्तिकाग्र जो है वो तो फ्री है, वर्तिकाग्र फ्री है, वर्तिका फ्यूज्ड हो जाती है और अंडाशय फ्यूज्ड हो जाता है। और ये किसका उदाहरण दिखाया गया है? हिबिस्कस का, गुड़हल का एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है। तो आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा बेटा जी। यहाँ पर युक्तांडपी और व्युक्तांडपी, बेसिकली ये जो दो शब्द जो यूज में लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की थ्योरी, युक्तांडपी व्युक्तांडपी का मीनिंग क्या होता है? सर व्युक्तांडपी मीन्स जहां पर अलग है, मुक्त है। कौन मुक्त है? सर कार्पल्स मुक्त है, यानी फ्री है। कौन? अंडप। अब अंडप में स्पेसिफिकली कौन? अंडाशय। ये एक्स्ट्रा चीज आपने याद रखनी है, ठीक है जी। इसके उदाहरण क्या है सर? गुलाब है, कमल है, सर माइचेलिया। सर ये कौन है सर? माइचेलिया। माइचेलिया नाम अगर आपने सुना है तो ठीक है, नहीं सुना, नहीं सुना तो याद रखना, आपने चंपा नाम तो सुना होगा। चंपा का पेड़ सुना, चंपा का फूल सुना है, तो दैट चंपा का फूल इज कॉल्ड माइचेलिया का पादप। तो चंपा, चमेली नहीं बेटा, ठीक है। चंपा का जो फूल जो होता है चंपा, दैट इज माइचेलिया। चलिए जी, पोस्ट पादप आपने सुना है, हिबिस्कस नाम सुना है आपने, अफीम नाम सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी, सत्यम मिश्रा आप तो भैया बहुत ही बड़े वो हो यार। पोस्ट और हिबिस्कस नाम सुना है? एक साल ड्रॉप क्या ले तुम तो अपने आप को खुदा समझने लग जाते हो कि बस हम ही हैं, बस और कोई कुछ नहीं है ना। फोकस कर बेटा पढ़ाई पर, नहीं तो फिर वापस से वही हो जाएगा हाल। पोस्ट और हिबिस्कस,
पोस्ट का मतलब क्या होता है? पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट यानी पेपावर सोमनिफेरम, जिससे क्या प्राप्त होती है? अफीम प्राप्त होती है, याद रखना। हिबिस्कस, जिसको हम गुड़हल भी बोलते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? सिनकार्पस के। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी का है, ये रहा। ये इस तरीके से आपका व्युत्तांडपी का डायग्राम है, जिसमें ये जो संरचना है जो दिखाई गई है, ये एक अंडप है। अब कितने अंडप है? सर बहुत सारे अंडप है, और ये बहुत सारे अंडप एक दूसरे से क्या है? फ्री है। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? सर मुक्त है अंडप। व्युत्तांडपी गुलाब में, कमल में, माइचेलिया में पाई जाती है, मिशेलिया नहीं, माइचेलिया में। और पोस्ट और हिबिस्कस में ये कंडीशन दिखाई गई है। ये कंडीशन हिबिस्कस की, और ये वाली कंडीशन जो है ये पेपावर सोमनिफेरम की है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो वर्तिकाग्र जो है वो अलग अलग है। वर्तिका फ्यूज्ड हो जाती है, अंडाशय में जाकर खुलती है। डन। पशु कोशिका की कोई जरूरत नहीं है बेटा यहां पर। जब नहीं है तो नहीं बताया ना मैंने। आपको ज्यादा पढ़ना, आप ज्यादा पढ़ सकते हैं। आर्किस्पोरियल सेल्स कहा जाता है, प्रपशु कोशिकाएं होती हैं, जो आगे चलकर यही आर्किस्पोरियल सेल्स जो थी, ये आपकी दो प्रकार की कोशिका बनाती है। एक भित्तीय कोशिका बनाती है, एक जनन कोशिका बनाती है। भित्तीय कोशिका जो होती है आगे चलकर क्या बनाती है? सर वो हमारी जो आपकी जो लघु बीजाणुधानी की जो स्तरें थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, ये बनाई थी। और जनन कोशिका जो आगे चलकर क्या बनाती है? सर बीजाणु जन ऊतक बनाती है। उस बीजाणु जन ऊतक में फिर आगे की कहानी आपको पता है। जब नहीं थी जरूरत तो नहीं बताया था मैंने आपको। हाँ जी, पोस्ट पादप यानी पॉपी प्लांट, हिबिस्कस यानी आपका गुड़हल का। तो ये गुड़हल का है, और ये पेपावर सोमनिफेरम है। ये इसका कैप्सूल कहलाता है। इसका ये कैप्सूल होता है, इसी कैप्सूल से लेटेक्स भी निकलता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी ये कंडीशन है, इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं? अंडप की बात कर रहे हैं। अंडप जो होता है वो किससे बना होता है? बहुत सिंपल सा डायग्राम है। वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र पर कौन आएगा? सर परागकण आएगा। तो परागकण का ये एक मंच है या नहीं है? अब यहां पर हमारी एनसीईआरटी ने इसको अवतरण मंच लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अवतरण मंच, यानी एक प्लेटफॉर्म है जिस पर कौन आएगा? सर परागकण आने वाला है। तो ये क्या कहलाएगा? सर परागकणों का लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहलाएगा, अवतरण मंच कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोलेंगे, अवतरण मंच बोलेंगे। नेक्स्ट, ये लंबी सी कौन है? सर वर्तिका है। अब ये जो वर्तिका जो होती है लंबी होती है, पतली होती है, और इसके अंदर ये कैसी होती है? नलिकीय संरचना होती है। अब ये जो वर्तिका जो होती है, ये दो प्रकार के ऊतकों से बनी, मतलब दो प्रकार की होती है ये वर्तिका। एक या तो वर्तिका कैसी होती है? खोखली होती है, यानी अंदर से कुछ नहीं होता, या ये अंदर से भरा होता है। एक ऊतक पाया जाता है किसके अंदर? इस वर्तिका के अंदर। उस ऊतक जब पाया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्तिका कैसी होती है? ठोस होती है। तो बहुत सीधी सी बात है कि भैया ये वर्तिका है, ये हमने बोला ये वर्तिकाग्र है, ओके सर। ये वर्तिका है, ओके। एक वर्तिका ये है जो अंदर से खोखली है, एक वर्तिका ये है जो अंदर से भरी पड़ी है। किससे? ऊतकों से, कोशिकाओं के समूह से। किससे भरी पड़ी है? कोशिकाओं के समूह से भरी पड़ी है। अब ये जो कोशिकाओं का समूह है ये क्या बना रहा है? सर ऊतक बना रहा है। इस ऊतक को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ट्रांजिशनल टिश्यू कहा जाता है, याद रखना। तो ये ट्रांजिशनल टिश्यू जो होता है ये किस में पाया जाएगा? खोखली में पाया जाएगा कि ठोस में पाया जाएगा? ये कंडीशन जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? खोखली। और इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। ठीक है जी। तो याद रखना है आपने, ये वर्तिका जो होती है दो प्रकार की होती है, खोखली होती है और एक ठोस होती है। आई नो अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर अगर परागकण यहां पर अंकुरित होएगा, सर अगर परागकण यहां अंकुरित होएगा, परागकण यहां अंकुरित होएगा, तो जो पराग नलिका निकलेगी यहां पर, ये पराग नलिका तो सीधी सीधी चली जाएगी, लेकिन ये पराग नलिका कैसे जाएगी? यहां तो रुकावट आ जाएगी, यहां तो रुकावट आ जाएगी। तो उस रुकावट को दूर करने के लिए यही पराग नलिका जो होती है ये एक एंजाइम रिलीज करती है। ये पराग नलिका जो आगे बढ़ रही है ये एक एंजाइम रिलीज करती है, और उस एंजाइम का नाम होता है पेक्टिनेज, जिसकी जरूरत नहीं है यहां बताने की, लेकिन फिर भी बता देता हूं क्योंकि तुम्हें
पढ़ाई का जो सिलेबस है वो पूरा नहीं करना, तुमको पीएचडी करनी होती है। ये क्या निकालेगी, एक एंजाइम निकालेगी जिसका नाम क्या होता है, पैक्टिनेज। वो पैक्टिनेज क्या करता है, ये पादप कोशिका, इन पादप कोशिका की भित्ति में कौन होता है, पैक्टिन होता है, जो दृढ़ता देता है। यहाँ पर वो पैक्टिनेज क्या करता है, पैक्टिन को तोड़ता जाता है, तोड़ता जाएगा तो कोशिका जो होएगी वो दृढ़ता उसकी खत्म हो जाएगी, पिलपिलापन आ जाएगा, तो वो कोशिका फिर धीरे धीरे क्या होता जाएगी, नष्ट होती जाएगी। जब ये कोशिका नष्ट होती जाएगी पैक्टिनेज के कारण, तो ये पराग नलिका आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्तिका जो होती है दो प्रकार की होती है, एक खोखली होती है और एक ठोस होती है। ठोस के अंदर जो है वो क्या मिलता है, ट्रांजिशनल टिश्यू पाया जाता है। डन, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर वर्तिका के बाद ये नीचे फूला हुआ भाग जो है, इसको हमने क्या बोला है सर, ये अंडाशय बोला है। अब ये जो अंडाशय जो होता है ये आधारी भाग होता है और सूजा हुआ मींस फूला हुआ भाग होता है। इस अंडाशय के अंदर क्या पाया जा रहा है सर, इस अंडाशय की जो दीवार होगी उसको हम अंडाशय दीवार बोलेंगे। ये अंडाशय की दीवार अंडाशय दीवार कहलाएगी। अब अंडाशय के अंदर जो खाली जगह है, खाली जगह को याद करिए, हमने लघु बीजाणुधानी जब खाली थी तो हमने उसको क्या नाम दिया था, लघु बीजाणुधानी जब खाली थी तो हमने उसको क्या नाम दिया था, कोष्ठ बोला था। क्या नाम दिया था, कोष्ठक कहा था, कोष्ठ बोला था। तो जरा सोचिए इसके अंदर जो खाली जगह होगी, क्या मैं उसको भी तो कोष्ठ बोलूंगा? हाँ सर, ये खाली जगह है, इसको आप बोल रहे हैं कोष्ठ। अब इस कोष्ठ के अंदर क्या पाया जा रहा है सर, ये संरचना, और इस संरचना का नाम है क्या, बीजांड। ये संरचना क्या कहला रही है, बीजांड कहला रही है। इस संरचना को हमने क्या नाम दिया है, बीजांड बोला है। अब बात आ रही है सर, बीजांड हमें यहाँ पर इस अंडाशय में एक दिखाई दे रहा है, क्या ये बीजांड एक होता है या एक से ज्यादा होते हैं? तो बेटा यही अंडाशय जो होता है आगे चलकर किस में बदलता है, फल में, और बीजांड आगे चलकर बदलता है बीज में। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं आम के अंदर जहां आम एक फल है जो अंडाशय से बना, और उस आम के अंदर जो बीज है उसके बीजांड से बनेगा। आम के अंदर एक बीज होता है कि बहुत सारे होते हैं सर, एक होता है। तो आम के अंदर एक बीज होता है, यानी आम का जो अंडाशय होएगा उसके अंदर बीजांड की संख्या एक होगी। सिमिलरली पपीते के अंदर, पपीता एक फल है जिसके अंदर बहुत सारे बीज है, यानी पपीते का जो अंडाशय होएगा उसके अंदर बहुत सारे बीजांड होंगे। यानी बीजांडों की संख्या जो होती है एक भी हो सकती है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। सर अंडाशय और अंडप में क्या अंतर है, वही जो तुम नहीं पढ़ रहे हो बेटा। ये पूरा अंडप है और ये अंडाशय है। इस पूरी संरचना को आपने अंडप बोला है, उस अंडप में ये वर्तिका, वर्तिका, और ये क्या है, अंडाशय है। हाँ जी, तो बीजांड की संख्या या तो एक हो सकती है या बहुत सारी हो सकती है। बहुत सारी होंगी यानी बहुत सारे क्या बनेंगे सर, बीज बनेंगे। अब दिमाग में आपके आंसर आएगा सीधा सीधा, सर पपीते में बहुत सारे बीज होते हैं, मैंने कहा। सर तरबूज में बहुत सारे बीज होते हैं, मैंने कहा। यानी उनके अंडाशय में कई सारे बीजांड होंगे। सर ये एग्जाम्पल तो हमें याद रह जाएंगे, वो एग्जाम्पल याद करने हैं जो याद नहीं रहते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल, एक अंडाशय के अंदर एक बीजांड है, उसका एग्जाम्पल आपको आम तो आराम से याद हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा क्योंकि खाया हुआ है। लेकिन क्या धान और गेहूं खाए ये भी है आपने, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो याद रखना, धान और गेहूं, चावल और गेहूं जो होते हैं उनके अंडाशय में भी एक ही बीजांड होता है, यानी उनके फल में भी एक ही बीज होता है। आप बोलेंगे सर हमने तो फल देखा ही नहीं है, हमने तो फल देखा ही नहीं, गेहूं का फल देखा ही नहीं है, क्योंकि वो सूख जाता है, नष्ट हो जाती है, उसकी फल भित्ति जो है वो नष्ट हो जाती है, ड्राई होता है, शुष्क होता है। वो केवल अंडाशय की जो दीवार है वो रह जाती है और अंदर क्या रह जाता है, बीज। तो आपने जब गेहूं को छीला तो वो जो फल भित्ति आपने छीली, और छीलने के बाद आपको क्या मिला था, गेहूं का दाना मिला था, और वो गेहूं का दाना कौन था, उसका बीज था। तो आई होप आप याद रखेंगे कि गेहूं और चावल और आम ये वो हैं जिनके अंडाशय में एक बीजांड है। वही पपीता आपको याद रहेगा, तरबूज याद रहेगा, आर्किड हम भूल जाते हैं। आर्किड क्या होता है, ये भी पादप होता है। कैसा होता है, ज्यादातर आज की डेट में वेस्टर्न कंट्रीज में या इंडिया में भी थोड़े से जो एडवांस लोग हो जाते हैं वो क्या करते हैं, गुलदस्ता जो देते हैं, पहले गुलदस्ते में गुलाब दिया जाता था, आजकल क्या दिए जाते हैं, आर्किड्स दिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पुष्प जो होते हैं बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं। तो याद रखना, आर्किड पादप जो होता है, इस आर्किड पादप के स्त्री के
केसर या अंडप के अंडाशय में एक नहीं बहुत सारे बीजांड होते हैं। तो बहुत सारे बीजांड के 3 एग्जाम्पल, एक बीजांड के ये 3 एग्जाम्पल। हाँ जी, इसको हम अधिपादपों का एक उदाहरण होता है आर्किड्स। चलिए जी, यहां तक की बात क्लियर है। मैं इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। ये चीज इतनी सिंपल चीजें हैं जो 10वीं कक्षा का बालक भी अगर सुनेगा आराम से समझ में आ जाएगी उसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। पांच सेकंड और जल्दी से, खत्म। था ही नहीं इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा जो कोई बहुत टफ हो या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट। इस तरीके सर का वो भाग जो पराग कणों को अवतरण मंच का काम करता है वो कौन होता है सर? वर्तिकाग्र होता है। सीधा सीधा याद करना पड़ेगा, अगर याद नहीं है तो बहुत सीधा सीधा ये सर ये वाला भाग था जिस पर कौन आ रहा था सर? पराग कण आ रहा है, यानी एक मंच का काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, अब हम यहाँ पर संरचना पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बीजांड, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर जो है वो कौन है? बीजांड है। ये जो बीजांड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणुधानी। मेरा प्रश्न आपसे होएगा, फटाफट मुझे बताएंगे, हु इज लघु बीजाणुधानी? लघु बीजाणुधानी कौन है? नीट में बहुत सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा बेटा, लघु बीजाणुधानी कौन है? सर अगर आप गुरु बीजाणुधानी आप किसको बोल रहे हो? बीजांड को बोल रहे हो। ये जो बीजांड जो है इसका नाम अगर गुरु बीजाणुधानी है तो सर लघु बीजाणुधानी कौन है? तो भूल मत जाना, लघु बीजाणुधानी कौन है? पराग कोश है। मुझे एक बात बताओ, ये कौन था? ये कौन था? द्विपालित 2 पाली वाला ये कौन था? क्या ये 2 पाली वाला पराग कोश है? हाँ सर। और इन दोनों पालियों के ये 4 किनारे कौन थे? लघु। तो हु इज लघु बीजाणुधानी? लघु बीजाणुधानी कौन है सर? पराग कोश ही तो है। नहीं, पराग कोश को आपने लघु बीजाणुधानी बोला है। ये धानी थी, ये धानी थी, ये धानी थी, किसको धारण कर रही थी? लघु बीजाणु को। अब मैं बीजांड को अगर बोल रहा हूं, ये अगर मान लो बीजांड है और इस बीजांड को मैं बोल रहा हूं गुरु बीजाणुधानी, तो ये किसको धारण करेगी? इसको मैंने बोला लघु बीजाणुधानी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लघु बीजाणु बने थे। अब अगर इसको मैं बोल रहा हूं गुरु बीजाणुधानी, तो अंदर कहीं गुरु बीजाणु बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे ना, बनेंगे ना। सिंपल सा है, सिंपल सा है। ठीक है, समझ में आया? तो गुरु बीजाणुधानी जो है बीजांड है, तो लघु बीजाणुधानी कौन है? परागकोश। ठीक है। नर युग्मकोद्भिद कौन था? नर युग्मकोद भिद कौन है? सर परागकण है। नर युग्मकोद भिद मतलब जो युग्मक उत्पन्न करेगा वो कौन था? परागकण था। अब क्वेश्चन यहां पर बनेगा वैसे तो, जो अभी हम पढ़ेंगे, सोचना, आराम से सोचना। जिनको पता अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है, आपको अभी पता भी नहीं होगा क्योंकि अभी बताया नहीं है। नर युग्मकोद भिद का मतलब क्या था या नर युग्मकोद भव का मतलब क्या था? जो नर युग्मक को धारण किए है। भाई जो बनाएगा उसने धारण कर रखा था। वर्ड पर फोकस कर, मेरे को देखता रहे और समझता रहे। हाथों को थोड़ा साइड में रख दिया करो भाई, जितने भी तुम हो। ठीक है, भूमिका ले जा। फोकस आपका अगर पढ़ाई पर नहीं होगा तो कैसे डीपीपी कैसे कर लोगे? मेरे को एक बात बताओ। ठीक है, क्या बोला बेटा मैंने बोला युग्मकोद भिद कौन था? जो युग्मक बना रहा है। अब परागकण के अंदर नर युग्मक बने, 2 बने। हाँ, तो मादा युग्मकोद भिद कौन होएगा? सर मादा युग्मकोद भिद वो संरचना होएगी जिसके अंदर मादा युग्मक बनेगा, जिसके अंदर फीमेल गैमेट बनेगा। अब वो मादा युग्मकोद भिद जो है उसका नाम मैं यहां पर लिख देता हूं,
अभी हम पढ़ेंगे। उसका नाम है भ्रूण कोश, उसका नाम है भ्रूण कोश, नॉट एमएमसी। उसको हम क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश बोलते हैं। अब आइए पढ़ते हैं, कौन है भ्रूण कोश, कैसा है भ्रूण कोश, क्या है ये भ्रूण कोश। ठीक है, राहुल कह रहा 3N कंडीशन ना रे बांगड़ू। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना? ये बीजांड पढ़ना। पहले तो हम इस बीजांड की संरचना देखते हैं। बेटा फटाफट मुझे बताइए, ये बीजांड किससे जुड़ा हुआ है? जहां मैं पूछूं बेसिक तरीके से, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, ये बीजांड किससे जुड़ा हुआ है, आप मेरे को फटाफट आंसर दीजिए। ये बीजांड किससे जुड़ा हुआ है? अंडाशय से, अंडाशय से जुड़ा हुआ है। सिंपल सा। ये बीजांड किससे जुड़ा हुआ? अंडाशय से। तो ये जो आपको भित्ति दिखाई दे रही है, ये किसकी भित्ति होगी? सर ये जो हमको भित्ति दिखाई दे रही है, ये भित्ति ऐसे है। ठीक है, ये किसकी भित्ति होगी? सर ये अंडाशय की भित्ति होगी। मैंने कहा बल्ले बल्ले, ये किसकी भित्ति है? सर ये अंडाशय की दीवार है। मैंने कहा ठीक। अब इस अंडाशय की दीवार से ये बीजांड जुड़ा हुआ है। हाँ सर। अब बीजांड अंडाशय की दीवार से किसके द्वारा जुड़ा होता है? एक फूली हुई संरचना। ये आपको एक फूली हुई संरचना दिखाई दे रही है? हाँ जी सर। ये जो फूली हुई संरचना है, इसका नाम है अपरा। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अपरा प्लेसेंटा। अब इस अपरा से जुड़ा हुआ है बीजांड। यानी अपरा किसको किससे जोड़ रही है? सर बीजांड को अंडाशय की दीवार से जोड़ने का काम किसने किया? अपरा ने। क्या ये मैं लिखूं? ये आप इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ये अपरा किसको जोड़ रही है? बीजांड को अंडाशय की दीवार से जोड़ने का काम कौन कर रही है? अपरा। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया। चलें आगे। ओके नाउ, अब ये जो बीजांड है, क्या उस बीजांड की ये डंडी है? क्या मैं इसको, इस बीजांड को, क्या मैं इस बीजांड की, इस संरचना को बीजांड की डंडी बोल सकता हूं? बोल सकते हैं? क्या ये बीजांड की डंडी है? हाँ। बीजांड की इस डंडी को क्या बोला जाएगा? बीजांड वृंत कहा जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? सर बीजांड वृंत बोलेंगे। ठीक है, अभी हिंदी में वर्ड कर रहे हैं, इंग्लिश में अभी देख लेंगे क्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बीजांड वृंत बोलेंगे। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। अब आप मुझे बताइए, अगर ये बीजांड वृंत है तो ये क्या है फिर? क्या ये बीजांड का शरीर है? इस पूरे को हमने बीजांड बोला। ये बीजांड की अगर डंडी है तो क्या ये बीजांड की काया है? क्या ये बीजांड का शरीर है? क्या इसको मैं बीजांड की काया बोल दूं? इस स्ट्रक्चर को मैं बीजांड की काया बोल दूं? हाँ सर, ये बीजांड की काया है। काया मीन्स बॉडी है, बीजांड की बॉडी है। अब आप मुझे बताइए, ये अगर बीजांड की बॉडी है और ये बीजांड की डंडी है, तो बीजांड की डंडी और बीजांड का शरीर जहां पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये जगह, क्या ये जगह सोच, क्या ये वो जगह है जहां पर बीजांड की काया यानी बीजांड का शरीर और बीजांड की डंडी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? इस जगह को मैं एक नाम दे रहा हूं, ये आप नाम जानते हैं। इसका जगह का नाम क्या होता है बेटा जी? इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। इस जगह को बोला जाता है नाभिका। इस जगह को हम क्या नाम देते हैं? नाभिका बोलते हैं। ये जगह जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? नाभिका। दिस एरिया इज कॉल्ड नाभिका। डन? क्लियर है यहां तक की बात? तो नाभिका किसका जॉइनिंग पॉइंट है? आप सीधा बोलेंगे नाभिका वो जगह है जहां पर कौन किससे जुड़ रहा है? सर बीजांड का शरीर बीजांड की डंडी से जुड़ता है, बीजांड की काया बीजांड वृंत से जुड़ती है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नाभिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिका। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट।
अब देखिए पर्टिकुलरली नाभिका क्यों बोला है, ये भी एक रीजन है। नाभिका जो होती है, बेटा वर्ड जरा ध्यान से सुनना, नाभिका जो होती है वो भाग होता है जो हमारे बॉडी के बिल्कुल सेंटर में माना जाता है। यानी इससे ऊपर वाला भाग अपर पार्ट और इससे नीचे वाला पार्ट लोअर भाग होता है। तो ये बिल्कुल ज्वाइनिंग पार्ट होता है किसका, अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट का जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो कौन होता है, नाभिका मानी जाती है। उसी प्रकार ये बीजांड की काया और बीजांड की डंडी जहां पर एक दूसरे से जुड़ रही है, ऊपर वाला पार्ट होता है। एक्चुअली ये डायग्राम इस तरीके से होता है, ये ऊपर वाला पार्ट होता है और ये इस तरीके से होता है। तो ये ज्वाइनिंग पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिका बोलते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कि इसको नाभिका क्यों बोला था। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा जरा ध्यान से सुनिएगा। सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंने अभी तेरे को बोला कि अभी मैं बताऊंगा, इंग्लिश के सारे वर्ड लिख दूंगा, पहले एक बार सुन ले हिंदी में। नेक्स्ट, अब ये कौन था सर, ये बीजांड की काया थी। क्या ये बीजांड की काया जो है दो आवरण से, क्या ये बीजांड की काया जो है, क्या ये दो आवरण से ढकी हुई है? आपको दो आवरण दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला आवरण और एक ये वाला आवरण, दो आवरण दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, ठीक है। अब ये दोनों आवरण जहां पर अधूरे हैं, सर इस जगह पर अधूरे हैं, इस जगह पर ये दोनों आवरण एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, क्या वो एक द्वार का काम कर रहा है, द्वार का छेद का काम कर रहा है? हाँ, तो इस जगह को हम क्या बोलेंगे, बीजांड का द्वार। और इस द्वार के विपरीत सिरा जो होएगा उसका नाम है निभाग। याद रखना, क्या ये वाला जो भाग जो होएगा, ये वाला भाग जो होएगा इस बीजांड की काया का, ये वो भाग है जहां पर दोनों अध्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। इसको हमने बोल दिया है बीजांड द्वार। और इस बीजांड द्वार के विपरीत सिरा जो है वो क्या कहलाएगा बेटा जी, याद रखना, भूल मत जाना, इसको हम बोलेंगे निभाग। ये निभाग है और ये बीजांड द्वार है। ये दोनों क्या है सर, अध्यावरण है। एक बाहरी अध्यावरण है और एक आंतरिक अध्यावरण है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। चले आगे, चले चले चले। अब ये दोनों अध्यावरण जो है, अफसर क्या हमेशा दो ही अध्यावरण होते? नहीं, एक भी होता है, एक भी होता है, दो भी होते हैं और कई सारे भी होते हैं। इनफैक्ट एक एग्जांपल है जिसमें होते भी नहीं है, जिसमें नहीं होते हम उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। जहां एग्जांपल की जरूरत होगी मैं अपने आप बता दूंगा। ये अब अध्यावरण के अंदर जो आपको ये ऊतक दिखाई दे रहा है, इस ऊतक का नाम है बीजांड का है। दिस ऊतक, ये सारा का सारा ऊतक, ये कोशिकाओं का समूह जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है, बीजांड काय है। इसी बीजांड काय के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड भ्रूण कोश। इस संरचना को हमने नाम दिया है भ्रूण कोश। अब मैं आपसे सीधा सीधा पूछूंगा, अभी अभी मैंने यहां पर लिखा था नर युग्मकोद्भिद का मतलब क्या होता है, जिसने धारण कर रखा है किसको, नर युग्मक को। मादा युग्मकोद्भिद का मतलब क्या आएगा, जो धारण किए हुए किसको, मादा युग्मक को। एंड हु इज मादा युग्मकोद्भिद, भ्रूण कोश। कौन है मादा युग्मकोद्भिद, ये संरचना, ये जो स्ट्रक्चर है ये मादा युग्मकोद्भिद है। यानी इसके अंदर क्या मिलेगा, अरे एमएमसी नहीं है रागिब हुसैन, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या मिलेगा, एमएमसी एमएमसी एमएमसी, बावला हुआ पड़ा जब से एमएमसी एमएमसी लिखे जा रहा है। मैं कह रहा हूं इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या मिलेगा, मादा युग्मक मिलेगा। वेल डन नेहा, कौन मिलेगा, मादा युग्मक मिलेगा। तो भ्रूण कोश को मैं अगर मादा युग्मकोद्भिद बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मादा युग्मक मिलेगा। परागकण को अगर मैं नर युग्मकोद्भिद बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर नर युग्मक मिल रहा था। तो भ्रूण कोश के अंदर यहां पर मादा युग्मक मिलेगा। अब कौन सा है मादा युग्मक, मैंने कहा आइए देखते हैं जरा यहां पर, आइए जरा देखते हैं यहां पर, आइए जरा देखते हैं इस स्ट्रक्चर को, आइएगा जरा देखिएगा। दिस स्ट्रक्चर इज कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड भ्रूण कोश। मैंने इस पूरी संरचना को क्या नाम दिया है सर, भ्रूण कोश बोला। अब ये जो भ्रूण कोश है इसके अंदर आपको 7 तो कोशिका दिखाई देंगे और 8 क्या दिखाई देंगे, केंद्रक दिखाई देंगे। पुष्पेंद्र अंबेडकर, इसमें गुरु बीजाणु जनन होगा नहीं,
भ्रूण कोश में गुरु बीजाणु जनन नहीं होता है, गुरु बीजाणु जनन से गुरु बीजाणु बनते हैं और गुरु बीजाणु आगे चलकर भ्रूण कोश बनाती है। गुरु बीजाणु जनन इस बीजांड काय के अंदर होता है या इस बीजांड के अंदर होता है। ये कौन है? भ्रूण कोश है। अब बेटा इस भ्रूण कोश में जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन अभी पूछा जाएगा। ये 3 कोशिका जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये 3 कोशिका जो आपको दिखाई दे रही हैं, मैं जूम आउट कर देता हूं। ये है भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश में ये 3 कोशिका दिख रही हैं, 1 2 3, ये 3 कोशिका दिख रही हैं। और जरा देखिएगा एक और बड़ी सी कोशिका दिख रही है, ये पीले रंग की, ये वाली, जिसके अंदर 2 केंद्रक दिख रहे हैं। हाँ जी, दिख रही है। टोटल 7 कोशिकाएं दिख रही हैं। वापस से देखो, 1 2 3, 3 ये कोशिका दिख रही है, 1 2 3, 3 ये कोशिका दिख रही है और एक बड़ी सी कोशिका दिख रही है जिसके अंदर 2 केंद्रक दिख रहे हैं। टोटल कितनी है? 7 सेल है, लेकिन न्यूक्लियस देखना जरा कितने हैं। 3 तो न्यूक्लियस इन 3 कोशिकाओं के, 3 न्यूक्लियस इन 3 कोशिकाओं के, लेकिन इस बड़ी सी कोशिका के अंदर 2 न्यूक्लियस है। तो टोटल कितने हो गए? 8 न्यूक्लियस, 7 कोशिकीय। ये संरचना का नाम है भ्रूण कोश। अब इन कोशिकाओं का नाम क्या है बेटा? इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं पृथ्व्यासंत कोशिका। ये जो 3 कोशिका थी, ये 3, इनको हमने नाम दिया पृथ्व्यासंत कोशिका। ये 3 जो है उनमें से ये बड़ी वाली जो है, सॉरी मैं एक साथ ही सारी दिखा देता हूं। ये 3 जो थी ये पृथ्व्यासंत या प्रतिमुखी कोशिका भी बोल देते हैं, एंटीपोडल सेल्स बोला जाता है। अभी इंग्लिश में लिख दूंगा वर्ड। ये जो बड़ी वाली जो कोशिका, इसका नाम है केंद्रीय कोशिका, याद रखना, सेंट्रल सेल बोला जाता है, जिसके अंदर 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं। याद रखना कितने हैं? 2 ध्रुवीय केंद्रक। ये एक 3 कोशिकाओं में से पर्टिकुलरली ये थोड़ी सी बड़ी होती है, जिसका नाम अंड कोशिका, और ये जो 2 होती है इनका नाम सहायक कोशिका होता है। ये 3 कोशिकाओं को मिलाकर, ये जो 3 कोशिकाएं हैं, इन 3 कोशिकाओं को मिलाकर, यानी एक अंड कोशिका 2 सहायक कोशिकाओं को मिलाकर अंड उपकरण कहा जाता है। इन 2 सहायक कोशिकाओं के ऊपर जरा ध्यान से देखना, इन सहायक कोशिकाओं पर कुछ उंगली नुमा संरचनाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। ये उंगली नुमा संरचनाएं, उंगलियों के जैसी, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं। ये संरचनाएं जो हैं, इनका नाम है फिलीफॉर्म संपुट। ये याद रखना, इनको हम क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म उपकरण या तंतु रूपी समुच्चय, या फिलीफॉर्म उपकरण या फिलीफॉर्म संपुट या तंतु रूपी समुच्चय कहा जाता है। ये थी संरचना किसकी? बीजांड की। जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, संपुट का मतलब, समुच्चय का मतलब होता है जब कई सारी चीजें एक साथ एक जगह पर आती हैं, कई सारी चीजों का मिक्सचर जो होता है वो संपुट कहलाता है। जैसे अगर गोल्जी संपुट अगर आपने नाम सुना हो, तो कई सारी सिस्टरनी थी जो मिलकर एक काम कर रही थी, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, संपुट बोलते हैं। सर सहायक कोशिका में 2 केंद्रक दिख रहे हैं। नहीं बेटा, वो 2 केंद्रक नहीं है, बेसिकली वो कुछ दूसरी चीज समझाने की कोशिश की गई है। मैं यहाँ पर एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ना, ये 2 केंद्रक हैं। एग्जैक्टली ये 2 केंद्रक नहीं है, गलती से यहाँ पर दिख रहे हैं, ये 2 केंद्रक नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हटा देता हूं मैं यहाँ पर। बस एक सहायक कोशिका में केवल एक ही केंद्रक है यहाँ पर। ओके जी, यस सर। रेफी क्या होता है बेटा? रेफी जो होती है वो एक रेखा होती है। रेफी उस रेखा को बोला जाता है, वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को बताती है, जहां पर एक रेफी एक रेखा के रूप में दर्शाई जाती है। जहां पर देखिए, यहां पर ये संवहन ऊतक दिखा रखा है, ये संवहन ऊतक जा रहा है। ये कौन है? आपका बीजांड की काया। और ये कौन था? बीजांड व्रंथ। बीजांड व्रंथ और बीजांड की काया जहां दूसरे से जुड़ रहे थे, उसको हमने क्या बोला था? नाभिका। रेफी जो है उस रेखा को बताती है। रेफी जो है एक रेखा को बता रही है, वो रेखा जो बीजांड व्रंथ से होती हुई बीजांड की काया में जा रही है। फिर से सुनना, रेफी जस्ट जैसे होता है ना कि आपने 2 चीजों को जोड़ा,
ये एक चीज थी, ये दूसरी चीज है, आपने दोनों को जोड़ा। तो ये वाली जो लाइन जो है, क्या ये रेखा है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की? और ये रेखा अगर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जो ऊपर तक दिखाई दे रही है, उसको हम रेफी बोलते हैं। ठीक है, आइए बेटा अब जरा एक बार इंग्लिश में और लिख देता हूं यहां पर, इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है वो और सुन लीजिएगा। संवहनी ऊतक को हम क्या बोलते हैं? वेस्क्युलर टिश्यू कहते हैं, इसकी लिखने की जरूरत। बीजांड व्रंत को हम फ्यूनिकल कहते हैं, नाभिका को हम हाइलम कहते हैं, भ्रूण कोश को हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, निभाग को हम चैलेजा, या कई जगह कैलेजा भी लिखा होता है, भारी आवरण को हम टेस्टा बोलते हैं, या टेस्टा नहीं, अभी हम आउटर इंटीग्यूमेंट बोलेंगे, इसको हम आउटर इंटीग्यूमेंट कहते हैं। और इसको हम इनर इंटीग्यूमेंट कहते हैं। बीजांड काय जो होता है इसको हम न्यूसीलस कहते हैं, न्यूक्लियस मत बोल देना, न्यूसीलस कहते हैं। पृथ्वी संत कोशिका को हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। केंद्रीय कोशिका को हम सेंट्रल सेल कहते हैं। ध्रुवीय केंद्र को हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। अंड कोशिका को हम एग सेल कहते हैं। सहायक कोशिका को हम सिनर्जिड सेल कहते हैं। फिलीफॉर्म संपुट या फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। तो ये कुछ नाम है। बीजांड द्वार को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। अपरा को हम प्लेसेंटा कहते हैं। बाकी लिखने की जरूरत नहीं। अंडाशय की दीवार मींस ओवरी वॉल। ये हमने इंग्लिश में लिख दिया है बेटा जी। सर फ्यूनिकल क्या है? अरे बीजांड व्रंत को फ्यूनिकल बोला है ना मेरे भाई, क्या बार बार क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं यहां पर। फनिकल क्या है? अरे फ्यूनिकल है, फनिकल नहीं है। फ्यूनिकल कौन है? बीजांड व्रंत को हमने क्या बोला? फ्यूनिकल बोला है। सर टेगमेन क्या होता है? यही अध्यावरण जो होते हैं आगे चलकर किसके आवरण बनेंगे? बीज के आवरण बनते हैं। ये बाहरी आवरण जो होता है इसको हम टेस्टा बोलते हैं, अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं? टेगमेन कहते हैं। सर गर्भाशय गुहा क्या होती है? ये बीजांड जिसके अंदर था, ये बीजांड जो है ये आगे चलकर क्या बनाएगा? बीज बनाएगा। हाँ सर, बीजांड आगे चलकर किसका निर्माण करेगा? सर बीज का निर्माण करेगा। ये बीजांड आगे चलकर क्या बनाएगा? सर बीज बनाएगा। मैंने कहा ठीक है, बीजांड आगे चलकर बीज बनाएगा। बीज अगली पीढ़ी है, बीज से फिर अगली पीढ़ी आएगी। इसको एनिमल्स के रिस्पेक्ट में जरा सोचना, हमारे रिस्पेक्ट में ये अगली पीढ़ी बनेगा, बीज ही अगली पीढ़ी उत्पन्न कर रहा है। यानी एक तरीके से ये बच्चा है, छोटा सा शिशु है जो आगे चलकर परिवर्धन करके नई पीढ़ी बनाएगा। अब ये शिशु माता के गर्भाशय में, ये शिशु जो है ये अपनी माता के गर्भाशय में है। जैसे ह्यूमंस में बच्चा किसके अंदर होता है? मम्मी के गर्भाशय में होता है। तो ये मम्मी का गर्भाशय, और अगर ये मम्मी का गर्भाशय है तो उस गर्भाशय के अंदर जो खाली जगह है, कोष्ठ जो है, क्या वो गर्भाशय गुहा कहलाएगा? तो ये वर्ड आपका एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये जो कोष्ठ जो है इसको गर्भाशय गुहा लिखा हुआ है। क्लियर है? चलें आगे, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर नेक्स्ट आइएगा, फटाफट एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ये जो संरचना आपने देखी है, इस संरचना में भ्रूण कोश की आधारी कोशिका कौन है? पता नहीं हमें, रागिब उससे इनका संबंध है, बताइए। इस संरचना में, इस भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश की आधारी कोशिका कौन है?
इस भ्रूण कोश की आधारीय कोशिका कौन है? ये भ्रूण कोश है, इसकी आधारीय कोशिका कौन है? बस यही गलती कर गए आप इस डायग्राम में फंस गए और आपने गलती कर दी है। दिमाग यही चल रहा होगा कि सर आधारीय कोशिका ये है, ये भ्रूण कोश है, और इस भ्रूण कोश का जो आधार बना रही है ये 3 कोशिकाएं हैं, अंड कोशिका या सहायक कोशिका। एक्चुअलिटी में ध्यान से सुनना, ये जो डायग्राम है ना बीजांड का, किसके अंदर है बीजांड बेटा? अंडाशय के अंदर है। अब मैं आपको 2 अंडाशय दिखा रहा हूं और आप मुझे बताएंगे सोच समझकर, लॉजिकली, आपके हिसाब से एक है बीजांड ये, और एक है बीजांड ये। ठीक है, ये 2 प्रकार के बीजांड आपको दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों डायग्राम को देखिएगा और देखने के बाद मुझे बताइएगा। देख लिया? देख लिया? मैंने इसलिए एवरीवन किया था यहां पर, ताकि आप लोग भी समझ सके कि किस तरीके से कमेंट्स आते हैं और किस तरीके से यहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। जैसे अभी एक बच्चे ने किया, सौमार्या, कमेंट्स ही सारे के सारे उड़ा दिए। मजा आ गया ना बेटा? हाँ जी, क्लास में आप डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे ना इस तरीके से, तो मैं क्लास से भगा दूंगा नहीं, क्लास से आपके कमेंट बंद कर दूंगा। आपको क्लास तो दिखाई देगी, ठीक है? यही हो सकता है बेटा, और कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। देख लिया कमेंट्स, सॉरी देख लिया डायग्राम। अब जरा देखिएगा यहां पर, ये मेरा हाथ है और इस हाथ में ये वाला पार्ट जो है ये डंडी है और ये बीजांड का शरीर है। ऐसे देख ले मेरे भाई, ठीक है? ऐसे देख लो, ये मेरा हाथ है और इस हाथ की तुलना आप करेंगे किससे? बीजांड के शरीर से। क्या ये वाली कंडीशन ये वाली है? यहां पर ये बीजांड की डंडी है, ये रही, और ये बीजांड का शरीर है। डन? अब इस वाली कंडीशन में मैंने यही तो कर दिया, बीजांड का शरीर जो था उसको नीचे की तरफ मोड़ दिया, यही था ना? यहां पर ये ऐसे था, शरीर ऊपर, बीजांड की डंडी ऐसे, सीधी बीजांड की डंडी, सीधा बीजांड का शरीर, आपने यहां पर ऐसे कर दिया। ठीक है? ओके सर। अब इधर देखिएगा, अब अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनना, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर अगर कोई संरचना मिल रही है, यहां पर अगर कोई संरचना मिल रही है, इधर जगह पर, इस जगह पर, मेरे पास कोई मार्कर नहीं है, आप समझना, यहां पर अगर कोई संरचना मिल रही है, यहां पर कोई संरचना मिल रही है, इस जगह पर अगर कोई संरचना मिल रही है और इस जगह पर संरचना मिल रही है, 2 संरचना मिल रही है, एक यहां पर मिल रही है और एक यहां पर मिल रही है। यहां पर जो मिल रही है, क्या वो आधार है बीजांड के शरीर का, या वो शीर्ष भाग है बीजांड के शरीर का? सर, जो यहां पर मिल रही है वो आधार है और जो यहां पर मिलेगी वो शीर्ष है। अब जरा ऐसे कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा ना। बस यही था वो कंसेप्ट। क्या कि यहां पर ये जो डायग्राम जो था, ये वाला डायग्राम जो था, इस डायग्राम के अनुसार आपको लग रहा है कि कौन है आधार? सर, अंड कोशिका या सहायक कोशिका। लेकिन वास्तविकता में सोचना, यहां पर अगर परागकण आएगा और परागकण आकर अगर अंकुरित होएगा, और अगर आकर अंकुरित होएगा तो यहां से पराग नलिका का जाना और यहां से पराग नलिका का जाना इजीएस्ट ये होएगा। तो इस कंडीशन में हमारी एनसीईआरटी ने, ध्यान से सुनना,
इस कंडीशन में हमारी एनसीईआरटी ने, मैं जोर जबरदस्ती करके चीख चिल्ला रहा हूं ताकि तुम्हारा फोकस यहां पर रहे, क्योंकि सुना है चीखने से आपका फोकस बनता है। यहां पर जरा सोचिए, वो कोशिका, मान लो ये भ्रूण कोश है, इस भ्रूण कोश में यहां पर जो कोशिका है और यहां पर जो कोशिका है, जरा जल्दी से मुझे बताइए, क्या इस भ्रूण कोश की ये आधार बनाएगी? हाँ सर। और यही कोशिका, इसी को जब आप उल्टा कर देंगे, अगर ये 1 है, ध्यान से देख, अगर इसको मैं बोल रहा हूं आधार, इसको मैं बोल रहा हूं आधार जो ग्रीन कलर से है, और इसको बोल रहा हूं मैं शीर्ष, इसको बोल रहा हूं आधार, इसको बोल रहा हूं शीर्ष, तो यही कंडीशन उल्टी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सोचिए, यही कंडीशन उल्टी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जो हरा वाला पोर्शन है वो इधर आ जाएगा और जो गुलाबी वाला है वो इधर चला जाएगा। तो हमारी एनसीईआरटी ने इस बीजांड के रेस्पेक्ट में ये बताया है कि ये वाली कोशिका जो होती है, कौन सी? ये वाली। अब आप मुझे बताइएगा, आपने अभी अभी डायग्राम देखा, इस डायग्राम के अनुसार ये वाली कोशिका जो थी, कौन सी? गुलाबी वाली कोशिका जो थी, वो कौन थी सर? आधार थी, है ना? लेकिन वो शीर्ष है और ये आधार बना रही थी। तो भूल मत जाना, बीजांड द्वार की तरफ जो मिल रही है, कौन सी? ये बीजांड द्वार है। इधर की तरफ कौन मिल रही थी? अंड कोशिका, और 2 सहायक कोशिका जो मिल रही थी, क्या वो भ्रूण कोश का आधार बनाती है? नहीं, ये प्रतिमुखी कोशिका जो होती है, जो निभाग की ओर होती है, इधर की ओर, निभाग सिरे की ओर होती है, ये बनाती है आधार। क्या ये चीज समझ में आई है? क्योंकि हम इस बीजांड के रेस्पेक्ट में नहीं देखेंगे भ्रूण कोश को, हम किस रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? इस रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, सीधा खड़ा हुआ। वो तो जस्ट हमने ऐसे मोड़ दिया है, और अगर मोड़ दिया है, ऐसे कर दिया है, तो आधार कोशिका तो अभी भी आधार ही कहलाएगी ना। सो हु इज आधारीय कोशिका? सर दिस इज आधारीय कोशिका। और ये आधारीय कोशिका कौन थी सर? ये थी पृथ्वीयासंत कोशिका। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जब आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ये अलग अलग प्लांट्स में भ्रूण कोश अलग अलग होते हैं, भ्रूण कोश नहीं, बीजांड अलग अलग होते हैं। भ्रूण कोश सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाला पाया जाता है, पॉलीगोनम प्रकार का पाया जाता है, जिसको हम पॉलीगोनम भ्रूण कोश बोलते हैं। 80% पादपों में आपका जो भ्रूण कोश होता है वो यही वाला होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाला होता है। ठीक है। हाँ, बीजांड जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ऑर्थोट्रोपस, एट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, ये 6 प्रकार के आपके क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात अगर आपको क्लियर है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करेंगे, जल्दी से, फटाफट, तुरंत। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पढ़ने आतिश है, वो रहने देना। वो 6 प्रकार के आपके बीजांड के जो प्रकार है वो नहीं पढ़ने हैं, उनमें से केवल एक ही बताऊंगा, बस एक पढ़ना है। हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ एक लिखा हुआ है, प्रतीप एनाट्रोपस, वो लिखा हुआ है। इसका आंसर कर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन। कुछ गड़बड़ी थी इस क्वेश्चन में? सर पादपों में सबसे बाहरी कोशिका कौन होती है? किस में बेटा? पादपों में कौन सी बाहरी कोशिका बेटा? क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो बेटा? पादपों में सबसे भारी कोशिका मींस भारी वेट वाली या बाहर की? बीजांड का शरीर बीजांड व्रंत से निम्न स्थान पर जुड़ा होता है। बीजांड का शरीर बीजांड व्रंत से, ये बीजांड का व्रंत था, ये बीजांड का शरीर था। ये जिस जगह पर जुड़े हुए थे वो क्या कहला रहा था सर? नाभिका कहला रहा था। करेक्ट आंसर क्या था इसका? सेकंड था। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी था। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, बस जल्दबाजी में कई बार निभाग कर देते हैं बच्चे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड हो जाएगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है सतीश, कोई जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा यहां पर फटाफट अगला टॉपिक जो यहां पर अब हम पढ़ने वाले हैं वो है अध्यावरण के आधार पर बीजांड के प्रकार। अभी अभी मैंने आपको बीजांड में कितने अध्यावरण बताए थे, जरा जल्दी से मुझे बताइएगा। मैंने आपको बताया था ना अध्यावरण जो होते हैं वो कितने होते हैं सर? 2 होते हैं। एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, या 2 होते हैं, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या? तो आपने 2 वर्ड याद रखने। क्या इंग्लिश में बोलते हैं? यूनिटेगमिक और बाइटेगमिक। क्या? यूनिटेगमिक और बाइटेगमिक। सर यूनिटेगमिक और बाइटेगमिक का मतलब क्या? यूनि मतलब वो, यूनि मतलब एक, और बाई मतलब 2। तो अगर एक अध्यावरण होएगा तो एकल अध्यावरणीय, हिंदी में क्या बोलेंगे यूनिटेगमिक को? एकल अध्यावरणीय। और बाइटेगमिक का मतलब द्विअध्यावरणीय। ये भी लिखूं, द्विअध्यावरणीय। बहुत सीधी सी बात है, जिसमें एक अध्यावरण होएगा एक अध्यावरणीय, जिसमें 2 होंगे बाइटेगमिक द्विअध्यावरणीय। अब बात आ रही है सर किस में होता है? तो बेटा भूल मत जाना, याद रखना, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आपके प्लांट्स जो होते हैं जिनमें बीज पाए जाते हैं वो 2 होते हैं, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म जो होते हैं। तो ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में आपके 2 अध्यावरण होते हैं, और जो जिम्नोस्पर्म वाले जो बीजांड जो होते हैं उनमें एक अध्यावरण होता है। यानी ये वाली कंडीशन जो होएगी ये मिलेगी किसमें? आपके इधर जिम्नोस्पर्म में, और ये वाली कंडीशन जो होएगी ये ज्यादातर आपके किसमें मिलेगी? एंजियोस्पर्म में। इतना सा था, ठीक है, डन, क्लियर है? चले आगे नेक्स्ट, फटाफट जल्दी से ध्यान से देखिएगा। सर 2 से अगर तीसरा अगर हो जाए तो? सर 2 तो है ही है, एक और तीसरा अगर आ जाए तो? अब इधर देखिएगा, ये जो तीसरा जो है ना वो ये है 1 2 3। ये जो आउटर मोस्ट वाला है ना, ये वाला, ये है अतिरिक्त। आउटर वाला जो है ये एक्स्ट्रा इंटीग्यूमेंट कहला रहा है, या तीसरा अध्यावरण कहला रहा है। और ये तीसरा अध्यावरण जो है, ये जो तीसरा अध्यावरण जो होता है, ये तीसरा अध्यावरण जो होता है ये कहलाता है एरिल। किसमें? लीची में। खाइए आपने ये लीची, जरा देखिएगा, कुछ इस प्रकार की होती है ये लीची, जिसमें क्या पाया जाता है? एरिल, जिसको हम अधिचोल बोलते हैं। ये एक प्रकार का तीसरा अध्यावरण होता है जो लीची में होता है, जो खाने योग्य भाग होता है। ये लीची जो आजकल आ रही है, उस लीची में ये है बीज। अब जरा सोचना, ये अगर बीज है तो बीज का आवरण जो होगा वो कौन बनाएगा? बीजांड का आवरण। तो बीजांड के ऑलरेडी 2 आवरण है, एक तीसरा आवरण था बाहर की तरफ, ये तीसरा था जो खाने योग्य था। इसी को ही हमने क्या नाम दिया है सर? एरिल बोला है, अधिचोल बोला है। यस, तनीश सोलंकी, थैंक यू। किस चीज के लिए? चंदन भी होगा, हाँ जी। राम परमार, सर क्या ये छिलका भी आवरण में काउंट होएगा? नहीं बेटा, ये क्या कहलाएगा सर? ये फल आवरण कहलाता है, या फल की दीवार कहलाती है, जिसको हम फल भित्ति कहते हैं। तो ये है फल भित्ति। इसके अंदर कौन होता है सर? सोचो, फल भित्ति कौन बनाएगा? अंडाशय की भित्ति। ये अंडाशय की भित्ति है जो फल भित्ति कहला रही है। अब अंदर कौन होएगा सर? बीजांड। बीजांड किसमें बदल गया? बीज। बीजांड के अध्यावरण किसमें बदल जाएंगे? बीज के आवरण। तो ये बीज के आवरण है। एक तीसरा आवरण जो था वो बाहर, ये है तीसरा आवरण जिसको हमने बोला एरिल। हाँ जी,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। नहीं तो सर लीची में पहला और दूसरा आवरण कहाँ है? ये बीज है, इसी के ऊपर है। क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर बेटा जी याद रखने हैं आपने यहाँ पर कितने अध्यावरण थे? या तो एक होता है जिम्नोस्पर्म में, दो होते हैं एंजियोस्पर्म में, या एक तीसरा होता है एक स्पेशल प्रकार का इंटीग्यूमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अधिचोल या एरल बोलते हैं। ये तीसरा अध्यावरण माना जाता है जो लीची में होता है और ये खाने योग्य भाग होता है। सर चैप्टर क्लियर नहीं हो रहा है। सना खातून तुमको कोई चीज, तुमको एक भी चैप्टर क्लियर नहीं हो रहा है तुमको जब से तुम आई हो, एक भी चैप्टर। अब तुम पूछो कि लीची क्या होती है, तो मैं कैसे बताऊं तुमको क्या चीज है? सर ये कौन सा फल है? सर मैंने बोला था फल का खाना खाने वाला भाग एरल होता है। हाँ मैंने नकार दिया था क्योंकि मैंने ये बोला था कि सभी फलों का खाना खाने वाला जो गूदेदार भाग जो होता है वो एरल नहीं होता है बेटा। स्पेसिफिकली एरल जो होता है वो खाने वाला भाग होता है केवल इस फल का, लीची का। मैंने ये भी बोला था, जरा एक बार लेक्चर को देखना। मैंने मना इसलिए बोला था क्योंकि तुमने बोला फल का खाने वाला भाग। कौन से फल का? इस फल का। सभी फलों का भाग जो होता है वो खाने वाला भाग एरल नहीं होता है। मैंने इस रेस्पेक्ट में बोला था ओनली लीची में खाने वाला भाग एरल जो होता है वो तीसरा अध्यावरण होता है, ये भी बोला था। ध्यान से सुना करो। आगे बढ़ते हैं बेटा जी यहां पर। नेक्स्ट अगला टॉपिक आ रहा है गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है? जहां पर गुरु बीजाणु का निर्माण करेंगे। किससे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से। आइए समझते हैं बेटा जी यहां पर। ये बेटा बीजांड था इस तरीके से, और इस बीजांड के अंदर यहां पर जो कोशिकाएं थी ना, इन कोशिकाओं को हमने क्या बोला था? सर इन कोशिकाओं को हमने बोला था बीजाणुजन ऊतक। क्या नाम दिया था इन कोशिकाओं को? बीजाणुजन ऊतक बोला था। इन्हीं बीजाणुजन ऊतकों में एक सेल, एक काम करते तुम ना पढ़ने दोगे ना पढ़ाने, बोलो बोलो। आप अकेली हो अलवीरा इस क्लास में? सर अरंड में कौन सा होता मुझे नहीं पता, मैं देख कर आऊंगा, या तुम देख कर आ जाना। सर फिर आम में भी 3 अध्यावरण होते हैं। जब नहीं पता है ना तो मत कहा करो, अभी पढ़ा नहीं है आपने आम। आम जब पढ़ेंगे तो वहां पर बाहरी फल भित्ति आएगी जिसको बाह्य फल भित्ति बोलेंगे, मध्य फल भित्ति आएगी, अंत्य फल भित्ति आएगी। मध्य फल भित्ति गूदेदार होती है, वो खाने वाला भाग होता है। तुम लोगों को कुछ पता होता है नहीं, तुम क्लास में आ जाते हो मुंह उठाकर। जब तुमको कोई चीज समझाने की कोशिश करते कि ये सारी चीजें आएंगी, फिर तुमको कुछ कहते डांट देते, फिर तुमको वो झेला नहीं जाता। मजाक लगता है तुमको यार? नीट यार, जोश जोश में कहीं से शॉर्ट देख लिया, नीट नीट नीट, शॉर्ट देखकर एडमिशन ले लिया, हो जाएगा नीट। इतनी देर से बोल रहे हैं कि एरल जो है वो खाने योग्य भाग है लीची में, फिर वापस से भाई आपने बोला था फलों में। अरे मैंने जो बोला था उसको ध्यान से सुना तूने? ऐसे ऐसे नहीं निकलेगा नीट, मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं। बोर्ड फिर भी निकल जाए, बोर्ड में मार्क्स आ भी जाए, नीट नहीं निकाल पाएगा अगर ऐसे करेगा। ना तुम पढ़ोगे, ना पढ़ाने दोगे, और जो पढ़ने आए ना उनको तुम पढ़ने दोगे। दो तरीके के बच्चे, एक वो बच्चे जो पढ़ने आए चुपचाप शांति से पढ़ रहे हैं, एक वो जिनको हर बात में डिस्टरबेंस क्रिएट करना है।
मैक्सिमम 1 महीने टिकेंगे वो, 1 महीने बाद सारे फुर्र हो जाएंगे वो। और एक वो जो ओवर कॉन्फिडेंस में ही अपनी अलग दुनिया में चल रहे हैं। करते रहो, जिसको पढ़ना है वो आराम से पढ़ेगा। ये देखिए, ये था बीजांड बेटा। इस बीजांड के अंदर ये जो कोशिकाएं थी वो कौन थी? बीजांडकाएं थी। कौन थी ये? बीजांडकाएं थी। बीजांडकाएं, जिनको हमने क्या बोला था? न्यूक्लियस बोला था। कैसी थी बेटा ये? डिप्लॉइड थी। कैसी थी ये? डिप्लॉइड थी। ये अध्यावरण है, ये अध्यावरण की कोशिकाएं हैं। ये अध्यावरण है, 2 अध्यावरण दिखाए हैं सर। ये अध्यावरण की कोशिका कैसी है बेटा? ये भी डिप्लॉइड है। ये अध्यावरण है, ये अध्यावरण की कोशिका, ये भी डिप्लॉइड है। मैंने कहा ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये कौन है सर? फ्यूनिकल है, यानी बीजांड वृंत है। इसकी कोशिकाएं भी कैसी है? यानी यहाँ पर सारी की सारी कोशिका कैसी है? अभी डिप्लॉइड है। अब क्या होगा? अब यहां पर अंदर इस बीजांडकाय में एक कोशिका जो कंपैरेटिवली दूसरी कोशिकाओं से बड़ी है, ये कोशिका जो कंपैरेटिवली दूसरी कोशिकाओं से बड़ी है, ये कोशिका जो होती है इसका नाम है एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या नाम है इसका? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो ये जो एमएमसी जो है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है, ये भी कैसी है सर? डिप्लॉइड है। यानी यहां पर सारे के सारी सेल्स डिप्लॉइड है। अध्यावरण की कोशिका डिप्लॉइड है, बीजांडकाय की कोशिका डिप्लॉइड है, उसी बीजांडकाय में एक कोशिका एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये भी डिप्लॉइड है। सारी कोशिका डिप्लॉइड है। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होएगा सर? अर्धसूत्री विभाजन होएगा। क्या होएगा? अर्धसूत्री विभाजन होएगा। मैंने कहा ठीक है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल को हम सिर्फ यहां पर बनाएंगे। ये रही मेगास्पोर मदर सेल। कौन? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होगी, जैसे हमने लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन कराया था, क्या बनाए थे? 4 लघु बीजाणु बनाए थे अर्धसूत्री विभाजन करके। सेम टू सेम यहां पर भी जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे, 4 गुरु बीजाणु बनाएंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणु जनन। ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे, 4 कोशिका बनाएंगे। उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो जो गुरु बीजाणु जो होंगे वो अगुणित होंगे कि द्विगुणित होंगे? क्या ये क्वेश्चन पूछने लायक है कि नीट एस्पिरेंट से ये पढ़ने के बाद में? नहीं, क्योंकि अगर आपने लघु बीजाणु जनन पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित है, अर्धसूत्री विभाजन करके 4 कोशिका बनाई जो कैसी है? अगुणित लघु बीजाणु है। तो सेम टू सेम गुरु बीजाणु जनन में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, इसमें क्या होएगा? अर्धसूत्री विभाजन, 4 गुरु बीजाणु बनेंगे और वो 4 गुरु बीजाणु जो होंगी वो क्या कैसी होंगी? अगुणित होगी। तो ये है मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल जो थी, गुरु बीजाणु जो थी, उसके चारों तरफ कौन सा ऊतक है? ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसके चारों तरफ कौन सा ऊतक है सर? बीजांडकाय है। हाँ सर, ये देखिए यही लिखा हुआ है, ये बीजांडकाय लिखा हुआ है। हाँ सर, ये बीजांडकाय के बीच में यहाँ पर कौन है सर? मेगास्पोर मदर सेल है। अब ध्यान से सुनना, ये मेगास्पोर मदर सेल जो होती है किधर की तरफ होती है? ये मेगास्पोर मदर सेल जो होती है ये किधर की तरफ होती है? अगर आप देखेंगे ये बीजांड द्वार सिरा लिखा हुआ है, यानी ये जो मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, ये मेगास्पोर मदर सेल ये इधर की तरफ है। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल आपने याद रखना है किधर की तरफ है सर? मेगास्पोर मदर सेल जो है ये हमारा किधर की तरफ होती है सर? मेगास्पोर मदर सेल जो होती है कंपैरेटिवली किधर की तरफ होती है? क्या ये मेगास्पोर मदर सेल निभाग की तरफ है कि बीजांड द्वार की तरफ है सर? बीजांड द्वार की तरफ होती है। ठीक है जी। अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना है किधर की तरफ है ये मेगास्पोर मदर सेल? बीजांड द्वार की तरफ है। इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ सर? अर्धसूत्री प्रथम हुआ, जिससे 2
दो कोशिका बनी, दो मेगास्पोर बनी, फिर मियोसिस सेकंड हुआ, अर्धसूत्री सेकंड हुआ, तो फाइनली 4 मेगास्पोर बनी है। टोटल कितनी मेगास्पोर बन चुकी है? 4 मेगास्पोर बन जाती है। ये क्या कहलाता है? मेगास्पोर टेट्राड। जैसे वहां पर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया था, लघु बीजाणु चतुष्क बनाया था, ऐसे गुरु बीजाणु का चतुष्क बन गया। सेम टू सेम है। फर्क क्या है? कुछ भी नहीं, बस वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इतना सा था। अब फाइनली यहां पर 4 क्या बन जाते हैं? गुरु बीजाणु बन जाते हैं। अब ये जो 4 गुरु बीजाणु जो बने हैं, इन 4 गुरु बीजाणुओं में से, ध्यान से सुनना, आपका एक क्वेश्चन ये भी तो होगा, सर ये पर्टिकुलरली इस छेद के पास में क्यों है? रीजन जरा सोचना और आराम से सोचना। ये छिद्र है और इसी छिद्र से इस छिद्र से सर ऑक्सीजन और पोषक तत्व आने की संभावना ज्यादा है। हाँ सर, इसी छिद्र से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के आने की संभावना ज्यादा है, और ज्यादा संभावना है तो यहाँ पर ऑक्सीजन और पोषक तत्व आएंगे तो ये कोशिकाओं को ज्यादा पोषण मिलेगा, तो ये आकार में वृद्धि करेगी, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो श्वसन करेगी, ज्यादा एनर्जी होगी तो ग्रोथ भी ज्यादा करेगी, यानी साइज में बड़ी हो जाती है। ठीक है जी। अब फाइनली ये मेगास्पोर मदर सेल जो थी, ये क्या हो गई? सर इसने 4 कोशिका बनाई, ये 4 कोशिका बना दी हैं। कितनी कोशिका बनाई है? सर 4 कोशिका बना दी है। कितनी कोशिका बना दी है? 4। इन चारों को हमने क्या बोला है सर? इन चारों को हमने गुरु बीजाणु चतुष्क बोला है। ये 4 क्या बन चुके हैं? गुरु बीजाणु चतुष्क बन चुके हैं। एक प्रश्न करेंगे जरा जल्दी से यहां पर, फटाफट करिए इसका आंसर। क्वेश्चन है 100 कार्यात्मक गुरु बीजाणु के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक हैं? पहला 25, दूसरा 50, तीसरा 100, चौथा 200। आराम से करना, मैंने बोल भी दिया है। 100 गुरु बीजाणु, कार्यात्मक गुरु बीजाणु के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? 25, 50, 100, 200। यस, कर लिया सभी ने? लगा दिया सभी ने? सभी ने आंसर क्या किया भैया? 25 किया है? 25 नहीं किया? जल्दी से मुझे बताइए, सभी ने 25 किया है? मैक्सिमम बच्चों ने 25 किया है। चलिए, ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी बताया नहीं, इस वजह से आपने 25 कर दिया है। कंसेप्ट बता देता हूं, शायद आपका आंसर बदल जाए। यहां पर आपने 4 मेगास्पोर बनाई है ना? इन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाती है। ये जो 4 मेगास्पोर है ना, इन 4 में से 3 जो है वो नष्ट हो जाती है, और स्पेसिफिकली ये वाली धीरे 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 नष्ट हो जाती हैं और अपना पोषण इसको दे देती हैं। अब आप मुझे बताइए, ये जो 3 है ये किधर की तरफ है? बीजांड द्वार की तरफ। और ये वाली किधर की तरफ है? निभाग की तरफ। ये 3 नष्ट होकर इस निभाग की तरफ जो है इसको पोषण दे देंगी, तो कितनी रह जाएंगी? सर ये 3 जो है ये धीरे 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 नष्ट हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, केवल एक बच जाएगी। और ये जो एक बचती है, ये इसको जब पोषण मिलने लग जाता है तो ये आकार में वृद्धि करने लग जाती है। नाउ दिस 4 में से 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 नष्ट हो जाती हैं, एक बच जाती है। जो ये एक बची है इसी को ही हम कार्यात्मक मेगास्पोर, क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। इसी का ही दूसरा नाम क्रियाशील गुरु बीजाणु है। अब जरा देखिए, क्या आपका आंसर कहीं पलटता हुआ तो नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं, मैंने नहीं बताया था इसलिए मैंने आंसर आपको नहीं दिखाया। अब इस पोल का आंसर दे दीजिए, अब बता दीजिए, अब तो आ जाएगा आंसर, अब तो चेंज हो जाएगा आंसर, अब तो हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए? खत्म क्यों हो रही है? क्योंकि सिरे पर मिल रही है, बिल्कुल बीजांड द्वार की तरफ मिल रही है।
शायद अब आंसर बदल गया भाई, सीधी सी बात है। आपने यहां पर क्या कराया सर, एक मेगास्पोर मदर सेल से आपने 4 मेगास्पोर बनाई थी और 4 मेगास्पोर में से केवल एक जो थी वो आगे चलकर क्रियाशील यानी फंक्शनल मेगास्पोर बनी थी। ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में पीछे भी लिखा और पीछे बताया भी है। इससे ज्यादा और ना मेहनत मत कराया करो कि हर चीज को हिंदी इंग्लिश बार बार लिखे। एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगास्पोर गुरु बीजाणु और फंक्शनल मेगास्पोर क्रियाशील गुरु बीजाणु। ये डिप्लॉइड होती है, ये हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड 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 और ये हैप्लॉइड ही होती है। अब आप मुझे बताइएगा यहां से यहां क्या हुआ था सर, मियोसिस हुआ था। तो अब आप मुझे बताइए अगर आपको 100 एक एमएमसी से एक फंक्शनल मेगास्पोर बन रही है, एक एमएमसी से 4 मेगास्पोर बन रही है। देखो एक एमएमसी से 4 तो मेगास्पोर बन रही है, लेकिन उन 4 में से ये 3 जो हैं उनका ह्रास हो जाता, मतलब ये छोटी हो जाती है, अपना पोषण इसको दे देती है क्योंकि ये मादा युग्मक है। 4 मेगास्पोर बनाने के लिए 23 माइटोसिस की जरूरत है क्या? ये एक मेगास्पोर है, इसमें एक बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 मेगास्पोर बनी, 3 का ह्रास हो जाता है, नष्ट हो जाती है, केवल एक बदलती है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर 100 क्रियाशील गुरु बीजाणु बनानी है, कार्यात्मक मेगास्पोर बनानी है, यानी एक मेगास्पोर बनाने के लिए एक अर्धसूत्री विभाजन, तो बताइए 100 मेगास्पोर बनाने के लिए 100 अर्धसूत्री विभाजन, 100 बार मियोसिस और 100 ही क्या लगेंगी, एमएमसी लगेंगी। लेकिन बनेंगी कितनी, 400 बनेंगी मेगास्पोर। उन 400 मेगास्पोर में से 300 तो नष्ट हो जाएंगी, 100 क्रियाशील बन जाएंगी, खत्म। ये था आंसर। क्या आ जाएगा इसका, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 100 आपके क्या होंगे, अर्धसूत्री विभाजन होंगे। क्लियर है सर? आपने पहले बताया था 4 मेगास्पोर बनाने के लिए 2 माइटोसिस की जरूरत होती है। अरे दोगिंदर वर्मा, अरे दोगिंदर, अरे दोगिंदर तुम दोगा दे गए हमको। सर आपने बताया था बेटा, हमने जो बताया था अगर तुम ध्यान से सुन लेते, हमने जो बताया था अगर तुम ध्यान से सुन लेते पिछले साल, तो ये हालत थोड़ी ना होती जो अभी भी है। अगर पिछले साल ध्यान से सुना होता तो ना होता, अभी भी उसी हालत पर अटका पड़ा कि सर आपने बताया था। हमने अगर बताया होता और अगर तुमने ध्यान से सुना होता तो ये हालत ना होती कि 2 बार माइटोसिस हुआ था। भोंदूलाल, इस फंक्शनल मेगास्पोर जो है ना, इस फंक्शनल मेगास्पोर में 3 बार माइटोसिस होएगा। क्या होएगा, 3 बार माइटोसिस होएगा। कितना होएगा, 3 बार माइटोसिस होएगा। आपने बताया था क्या होएगा इसमें, 3 बार माइटोसिस होएगा। और 3 बार माइटोसिस, एक माइटोसिस में 2 केंद्रक बनते हैं, एक माइटोसिस में 2 केंद्रक बनते हैं, तो सेकंड माइटोसिस में 4 केंद्रक बनेंगे, थर्ड माइटोसिस में 8 केंद्रक बनेंगे। तो इस एक केंद्रक से, इस एक केंद्रक से, ये एक केंद्रक से, ये हैप्लॉइड एक केंद्रक है, इस हैप्लॉइड एक केंद्रक से क्या बनेंगे, टोटल 8 केंद्रक बनेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 केंद्रक बनेंगे। हमने बताया था। पढ़ते लिखते हैं नहीं, टीचर के ऊपर इल्जाम लगा देंगे आपने बताया था, खुद याद नहीं है। आज के बाद ये मत बोलना आपने ये बताया था, आपने याद किया वो चीज। सर है फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड होगी लेकिन एमएमसी डिप्लॉइड है। यस बेटा, एमएमसी जो है वो डिप्लॉइड है, एमएमसी इज डिप्लॉइड।
फंक्शनल मेगास्पोर इज हैप्लॉइड, जो 4 मेगास्पोर है वो भी हैप्लॉइड है। और ये जो स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे यहां पर, जो दिखानी थी आपको यहां पर, इस प्रकार देखना कैसे ये 4 मेगास्पोर बनी, दिख रही है। इन 4 में से ये 3 जो है, जो बीजांड द्वार की तरफ है, धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये नष्ट हो जाएंगी, केवल एक रह जाएगी ये वाली। ये देख, वापस से देख, क्या है सर, ये बीजांड के अंदर 4 मेगास्पोर, जिसमें से ये वाली 3 जो है बीजांड द्वार की तरफ वाली नष्ट हो जाएंगी, धीरे धीरे छोटी होती जाएंगी, एक बच जाएगी ये बड़ी वाली। ये है क्रियाशील मेगास्पोर, ये है क्रियाशील मेगास्पोर, ठीक है, कार्यात्मक गुरु बीजाणु। अब ये कार्यात्मक गुरु बीजाणु में क्या होएगा सर, केंद्रक का विभाजन हुआ, 2 केंद्रक हो गए। मैंने कहा ठीक, हिसाब से क्या होना चाहिए था, कोशिका द्रव्य का विभाजन, वो नहीं हुआ। फिर जब कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा तो फिर से वापस से क्या होएगा सर, केंद्रक का विभाजन होएगा। मैंने कहा ये लो जी, 2 से कितने हो गए, 4 हो गए सर। फिर वापस से क्या साइटोकाइनेसिस होएगा, क्या कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, कोशिका भित्ति बनेगी, नहीं। तो 4 केंद्रक से फिर कितने हो जाएंगे बेटा, 4 केंद्रक से फिर वापस से क्या हो जाएंगे बेटा, ये 8 केंद्रक हो जाएंगे। 4 से कितने हो जाएंगे गुरु, 8 हो जाएंगे। ये कितने हो गए हैं, 8 हो गए। तो यही चीज तो पीछे दिखाई तेरे को, कितनी बार हुआ सर, 1 बार माइटोसिस, दूसरी बार माइटोसिस, तीसरी बार माइटोसिस, 3 बार माइटोसिस करा दिया। अब ये 8 केंद्रक जो हैं, जैसे ही 8 केंद्रक बन जाएगा, अब इसके बाद क्या होएगा, भ्रूण कोश बनाएंगे, ये रिया भ्रूण कोश। अब ये भ्रूण कोश जो है, 8 केंद्रक जो थे उनमें से 2 केंद्रक, जैसे 4 केंद्रक इधर है, 4 केंद्रक इधर, 1 केंद्रक इधर से आएगा, 1 केंद्रक इधर से आएगा, सेंटर की तरफ आ जाएगा यहाँ पर। 3 केंद्रक इधर, 3 केंद्रक इधर, 2 केंद्रक बीच में, और फाइनली इसके बाद में क्या बनेगा, भ्रूण कोश बनेगा। कैसे बनेगा, कल इसके अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। पढ़ा करो यार।